टाइप का ना है, यही थोड़ी चलेगा। गोल लगा के बराबर हो गया। चलिए, कहाँ से था? कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल था ना। बताइएगा रॉबर्ट क्लाइव का कार्यकाल बताइएगा। 1757 से 1700 पुनः बना था, फिर 65 से फिर बड़े लास्ट के कार्यकाल बताइए। बड़े लास्ट 1767 से बड़े लास्ट के बाद आया था कार्टियर। कार्टियर कब था? 1769 से 1700 फिर कौन बना 72 से? वारेन हेस्टिंग 1772 से 1774। फिर अब उसके बाद कंपनी के गवर्नर जनरल बनता है 1774 से 85 तक। बंगाल में द्वैत शासन शुरू किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में द्वैत शासन घोषित किसने किया? कब? 1765 में। 1765 में, हाँ। इलाहाबाद की संधि कब हुआ था? 1765। कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था इस संधि के तहत? बक्सर का युद्ध। हाँ, बक्सर के युद्ध में केगो संधि होता है इलाहाबाद के? 2 गो। एगो 12 अगस्त, एगो 16 अगस्त को। किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी? यही 1764। बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध। तो आया रॉबर्ट क्लाइव के बाद बड़े लास्ट के बाद कार्टियर के बाद वारेन हेस्टिंग्स, फिर वारेन हेस्टिंग्स कंपनी का गवर्नर जनरल बनता है। हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट बताइएगा। 1773। अब कंपनी के अधीन बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। सबसे लंबा कार्यकाल वारेन हेस्टिंग्स का, हाँ 11 साल। 11 साल 2 या 3 महीने देता है। हाँ, 11 साल से अधिक है। 2 महीने 3 महीने देता है। बताइएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने अपना राजकीय कोषागार कहाँ से कहाँ हटा दिया था? मुर्शिदाबाद से दिल्ली, मुर्शिदाबाद से कहाँ लिया गया? कोलकाता ले गया। प्रत्येक जिले में एक फौजदारी और दीवानी अदालतों का क्या किया था? गठन किया था। कब? 1772। फौजदारी बताइएगा। 72। फौजदारी मुकदमा किस पर लागू किया जाता? किस धर्म पे? हिंदू मुस्लिम पर लागू किया जाता। फौजदारी मुकदमा किस पर लागू किया जाता? मुस्लिम पर। द्वैत शासन कब समाप्त किया गया? 1772 में ही हुआ था। 65 में लागू हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव किया था। और वारेन हेस्टिंग्स 1772 में आके द्वैत शासन समाप्त कर देता है। इज्जतदारी प्रथा की शुरुआत कब और किसने किया था? और इज्जतदारी प्रथा था क्या? एक भू राजस्व व्यवस्था थी। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा शुरू किया जाता है। मुख्य उद्देश्य था पैसा वसूलना, माने जो पैसा कमी हो रहा है उस पैसा को किसी भी तरह से इकट्ठा करना। हाँ, इसके लिए पहली बार ठेका शब्द का प्रयोग किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में, कि जो ज़्यादा पैसा बोलेगा उसी को दिया जाएगा। अब उससे ज़्यादा कोई बोली लगाएगा तो फिर उसको मिलेगा। तो सबसे पहले ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत कब? वारेन हेस्टिंग्स के समय ही 1772 में। बताइए, हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसकी बेगम को संरक्षक नियुक्त करता है? मुन्नी है, मीर जाफर की विधवा थी। मीर जाफर की पत्नी के था, उसी को क्या करता है? संरक्षण घोषित मन देख रेख के लिए छोड़ देता है। हाँ। अब बताइएगा कि मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद नाम क्या है? कई दिन आए सेटों में आए। 1776 में था। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज। ए कोड ऑफ जेंटू लॉज किसका है अंग्रेजी अनुवाद? मनुस्मृति। कब किया गया था? 1776। अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था? 1776। बताइए, भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? किसने किया? 1785। विलियम विल्किंस ने किया था। कोची का? भगवद गीता का अंग्रेजी अनुवाद। वो था मनुस्मृति का था एक कोड टू जेंटू लॉज, एक कोड ऑफ टू जेंटू लॉज। बताइएगा, अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया? 1789। ये है 1789 में। तब
76 में 1776 में हो गया भगवत मनुस्मृति, 1785 में हो गया भगवत गीता का, और 1789 में हो गया अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। अब बताइएगा कि वारेन हेस्टिंग्स ने पहली बार कोलकाता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा खोला था कब? 17 बता रहे हैं मदरसा 1781 में। 1700 कोलकाता में प्रथम मदरसा एक खोला था किसने? वारेन हेस्टिंग्स। कब खोला था? 1781। उत्तरी भारत में भी यही है। पहले उत्तरी भारत में भी नहीं हुआ। पहली बार ये मदरसा ये शुरुआती हुआ था। हाँ वो तो तिमिस के समय हुआ था। बताइएगा कि बनारस में संस्कृत विद्यालय की खोज थी माने स्थापना कब और किसने किया था? 1884 में। ना ठीक है, 1781 में प्रथम मदरसा। अगले साल संस्कृत विद्यालय बनारस में होता है। कौन करता है? जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन वो करता है। कौन? खुद अपने करता है वारेन हेस्टिंग्स। कोलकाता में प्रथम मदरसा का जोनाथन डंकन करता है। संस्कृत विद्यालय की स्थापना करता है बनारस में। एशियाटिक सोसाइटी जानते हैं कि स्थापना कब और किसने किया था? 84। 1784 में विलियम जोन्स। विलियम जोन्स। बताइए बम्बई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था? 4 में 1800। हाँ लंदन में 1823। 1800 बम्बई में बोलेगा एशियाटिक सोसाइटी तो 1804, और लंदन में बोलेगा तो 1823। किसने मुगल को जो 26 लाख पेंशन मिलता था वो बंद करवा दिया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। हाँ बंगाल गजट की स्थापना बंगाल देखिए जेम्स हिक की कब? 1780। 1780 में। बताइए भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया था? 1700 एक मिनट बता रहे कौन किया था? जॉन मथाई। ना हैं। 1760 में किया था। नाम था हाँ विलियम्स। 1760 पहली बार बजट सबका प्रयोग किया गया था। बजट से किया बात सही कर। नहीं भारत में हुआ था 1760 हिंदी में। में कहीं पढ़े हैं। देखो ना भारत में पहली बार बजट कब पेश किया गया। चलिए अब आते हैं कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के तहत किया गया था? 1773 के तहत। कब? 74 में। 1774। 1773 में मुख्य घटना है वो बताइए। 73 में वो घटना हुआ था ना बोस्टन टी पार्टी की घटना हुआ था। इसका जनक कौन था? सैमुअल एडम्स। यही नारा दिया था वो इसी में, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। प्रतिनिधित्व नहीं तो 1860 में हुआ था। अच्छा उल्टा 100 ठीक है 1860 ठीक उल्टा हो गया। मंत्री जेम्स विल्सन। विल्सन बोली थी ना 100 साल पीछे गए थे। ठीक है 1860 है। पहली बार भारत में 1860 में हुआ था बजट पेश हुआ था विल्सन द्वारा। वो चमड़े का थैला उस समय यूज होता था तो उसका अर्थ होता था। फ्रांस में किया गया था नामकरण इसका। चले जाते हैं। बताइएगा कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था सुप्रीम कोर्ट के? एलिजा इम्पे। और कौन था? 3 गो। हाइड चैम्बर्स लिमेस्टर था। ठीक है हाइड चैम्बर और लिमेस्ट। अब बताइएगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1776 से 1784। 1775 से 1782। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ था ये? 1782 में कौन सा संधि हुआ था? सालाबाई के संधि। कौन सी संधि? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के कब हुआ था? 1775 से 1782। कौन सी संधि के तहत समाप्त हुआ? सालाबाई की संधि। किसके समय हुआ था? तो याद रहेगा एक शासनकाल तो वारेन हेस्टिंग्स के। एक समय एक और हुआ 1780 से 84। कौन सा युद्ध हुआ था 1780 से 84? दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। इसी के शासनकाल। हाँ इसी के शासनकाल में। मतलब ये पहला मराठा दूसरा मैसूर। हाँ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। तो दूसरा आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो नहीं है बेसेमल कुछ कर गई
मद्रास पहिलका के था, दूसरा का था मंगलोर की संधि, और तीसरा अंगल मैसूर हुआ श्रीरंगपट्टनम के संधि। वो अब कर्नाटक वाला गए प्रथम, हाँ प्रथम कर्नाटक एलाल लासापेल की संधि, दूसरा पांडिचेरी की संधि के तहत, और तीसरा पेरिस की संधि के तहत हुआ। वो है कर्नाटक के तीनों। हाँ तो हो गया प्रथम अंगल मराठा युद्ध, और द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध भी वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। बोर्ड और रेवेन्यू की स्थापना किसने किया था? वारेन हेस्टिंग्स ने। कब किया था? 1782 में। बोर्ड दिले है 1772 में, 82 में, 1772 में। हाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना 1772 में। हाँ पिट्स इंडिया एक्ट भी इसके शासनकाल में, एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी इसी के शासनकाल में। अब आते हैं सबसे ऊंचा पद किसे दिया गया था इसके शासनकाल में? वो ऊंचा पद का नाम क्या था पहले बताइए। जब ये भारत सिंह दिया था राय रायन, कौन गया था? राय रायन की उपाधि पहली बार पद लेने वाला कौन था? वल्लभ कुछ करके है ना। हाँ राज वल्लभ। कौन था? दुर्लभ राय के पुत्र था राज वल्लभ। महाभियोग किस पे चलाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे। किसके द्वारा चलाया गया था? बर्क द्वारा। नहीं वो फिर खारिज हो गया था। हाँ 1795 में मुक्त हो जाता आरोप से। अब वो बर्क नाम था सर उसका। किसका? हाँ तो बर्क नाम था। जो थी फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा के बाद में आया था। अल्मोड़ा के बाद तो अल्बुकर्क आया था। हाँ अल्बुकर्क था। रिंग्स ऑफ फेंस पॉलिसी, हिंदी में सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति, वारेन हेस्टिंग्स। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि रिंग ऑफ फेंस पॉलिसी किसने अपनाई थी? माने घेराव की नीति था, घेराव की नीति। हाँ अब आते हैं इसके बाद कौन? सर जॉन मैकफर्सन। जॉन 1 साल के लिए आता है 1785 1786। इतना याद नहीं रखना है, बस याद रखिए कि 1 साल आया था बीच में, खाली बस अस्थायी गवर्नर जनरल बनाया था। मतलब जो बनना चाहिए तो उसमें वो नहीं आया था, इसलिए बैठा दिया गया। हाँ तो वही चलते पदवा खाली हो गया ना तो इसको बैठा दिया गया। महाभियोग लगाया गया था ना। नंदी कोई था ना, अथी कर दिया था ना, फांसी लगा दिया था उसको, मिल के वो जो फांसी दिवा दिया था। मुन्नी थी ना, मुन्नी उसके बेटा ना वो दूसरा था। नंद कुमार नंदी नाम था। हाँ जज के दिवाया था ना। नहीं होगा, रघुनाथ में नहीं दिले है। डिसीजन दिलवाया था। दिले था रघुनाथ करके कोई था जो इस पे इल्जाम लगाया। नया वाला में दिले है, पुरानको में दिले था भैया। हाँ ब्रह्म कुमार नंद, ब्राह्मण नंद पर जो है झूठा आरोप लगा कर इसको फांसी दिलवा दिया था। यही बोला था ना उससे पैसा लेता है। ठीक एलिजाबेथ में नाम नहीं है। एलिजाबेथ नहीं, मुख्य न्यायाधीश था उससे खाली वो। एक दोस्त था। चलिए आते हैं, अब आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल बताइए। 86 से 93। 1786 से 1700। आधा बोलिएगा आधे याद रहेगा, पूरा बोलिएगा पूरा याद रहेगा, ठीक ना। 1786 से 1793। इसी के समय 2 हुआ काम। एक हुआ रैयतवारी शुरुआत, एगो अस्थायी बंदोबस्त। नहीं महलवारी 1822 में। नहीं सर वो देले है, वो खा दे दिया जोड़ की, वो अलग बात है। मैं शुरुआत हुआ आगे 1822 में जाके। 2 एकरा में अस्थायी बंदोबस्त खुद जनक है, एगो हुआ था रैयतवारी रीड और मनोरम किया था। चलिएगा भारत में पहली बार डाक और दरोगा की शुरुआत किसने किया था? कॉर्नवालिस। दरोगा और डाक अति कुछ बोलते पुलिस स्टेशन के कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस कोड की शुरुआत भी किसने किया था? कॉर्नवालिस। कब किया था? 1793। शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था कॉर्नवालिस कोड। एगो था आपका नेपोलियन कोड। कब बना था? 1804 में। नेपोलियन कोड बैठा था ना, जो पहली बार राजा बना था वो उस समय वहाँ का एथी बना था। हाँ फ्रांस का शासक सम्राट बना था वही राजा। वही कोड होता था, जो नियमों का संग्रह लाया था, नियमों का एक किताब था वो कोड, तो वही कोड था एक नियम का। इसने कंपनी के कर्मचारियों को व्यक्तिगत व्यापार पर क्या कर लिया था? प्रतिबंध लगा दिया था कि आप व्यक्तिगत अति व्यापार नहीं कर सकते, पर्सनली अपने फायदे के लिए नहीं कर सकते, करना है तो कंपनी के लिए कीजिए, नहीं तो नहीं करना।
बताइए अस्थाई बंदोबस्त किसने शुरू किया? लौट करने वाले इसी को कहा जाता है इज्जेदारी प्रथा, इस्तेमालदारी प्रथा, एगो शाम ढलने वाला इसी को कहते, इसी से जुड़ा हुआ है नमक उसको देता है इसी टाइप से, इनमें नहीं दिले है। ये सब जमींदारी प्रथा सब इसी को कहा जाता है। अस्थाई बंदोबस्त, जमींदारी प्रथा, इस्तेमालदारी प्रथा, इजारेदारी प्रथा सब जो है इसी को कहा जाता है। काम क्या था, पैसा तो आ नहीं रहा था एक ही सबके पास वहाँ से, तो सोचा कि यहीं से हम पैसा क्या करते हैं इकट्ठा करते हैं। अब पहली बार ये सब जो है टैक्स लगाने की शुरुआत कर देता है। बताइएगा अस्थाई बंदोबस्त की यही पूछ लेते एक बार, पूछ ले था ना कि स्थायी बंदोबस्त की योजना किसने बनाई थी? जॉन सोर ने, सर जॉन सोर। मगर एक पूरी तरह से प्रसारित किसने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। किसने किया? हम लोग जानते हैं कंफ्यूज हो गए, देखे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस है नहीं, ऑप्शन में साला जॉन सोर डाल तो हम तो खुद हम कई बार बोलते हैं कि जॉन सोर पहली बार इसका अथी किया है, उसके बाद व्याख्या किया है। बनता है ना सर? हाँ बनता है, तो बोलते वो बनता है आगे एक बाद एक वही बनता है। एक साल नहीं बनता है, 5 साल बनता है। लेकिन जिस समय कॉर्नवालिस 93 से इसके बाद इसका शासनकाल हाँ नहीं 93 से 98 5 साल के लिए बनता है। एक ही चीज़ खाली देता है और हस्तक्षेप की नीति अपनाया था, बस एक ही क्वेश्चन नहीं देता है। कॉर्नवालिस के समय सचिव था। हाँ अब आते हैं, बताइए कहाँ लागू किया गया था स्थायी बंदोबस्त? बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी जिलों में, सब याद रखना पड़ेगा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और मद्रास के उत्तरी क्षेत्र में। भू राजस्व बदलने के लिए 2 और नीति था, रैयतबारी और महालबारी। तो 1792 में रैयतबारी, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त और 1822 में देगा आपको महालबारी। तो अस्थाई बंदोबस्त के कॉर्नवालिस और रैयतबारी के रीड और मुनरो, और बच गया महलबारी के हॉल्ट मैकेंजी। अस्थाई बंदोबस्त कितना पर? 19%। रैयतबारी 52% पे, 52-51% पे, और महलबारी 30% पे। मैंने पूरे क्षेत्र पर लगाता सबसे ज़्यादा कौन लगाता था? रैयतबारी, पूरे क्षेत्रफल का 51% पे, और सबसे कम पे लगता था अस्थाई बंदोबस्त। हाँ अस्थाई बंदोबस्त। मालिक कौन होता था अस्थाई बंदोबस्त में? जमींदार। रैयतबारी में जमीन का मालिक कौन होता था? रैयत का मतलब होता किसान। रैयत का अर्थ क्या होता है? किसान। इसलिए रैयतबारी में जमीन का मालिक है किसान। और महाल का मतलब होता है गांव या महल, तो इसलिए मुखिया उखिया से रिलेटेड हो जाएगा। तो महलबारी में किसान का मालिक है जमींदार, मुखिया उखिया या गाँव का प्रधान जो भी होगा वो हो जाएगा। अब आते हैं कानून, ये तो हो गया सब। अब बताइएगा कि ये बम्बई में जो है ना रैयतबारी व्यवस्था को कब लागू किया गया था? बम्बई में लागू किया 1804 5 साल अति में, तो 20 दी थे बना हो बम्बई में। चलिए दे 1804 है सर, 1792 में। तो बताइए पहले कहाँ शुरू किया गया था ये रैयतबारी? बंगाल में ना दक्षिण में बारामहल जिला था ये। हाँ बारामहल में रैयतबारी की शुरुआत कहाँ से? बारामहल जिला से। कहाँ से? बारामहल से। और पहली बार यह किस जिले में? ये बारामहल में जो लागू किया था किसके द्वारा? रीड द्वारा। किसका? हाँ अगर न रीड रहेगा ना तब मुनरो मानना है। रैयत में रीड और मुनरो, तो पहले बोलेगा कौन था? तो रीड, और बाद में मुनरो। 1820 में मद्रास में लागू किया गया। 1820 में रैयतबारी कहाँ लागू किया गया? तो क्वेश्चन बोल जाएगा कि मद्रास में रैयतबारी व्यवस्था को कब लागू किया गया? 1820। बम्बई में इसको कब लागू किया गया? 5 साल बाद, 1825। मद्रास मद्रास के बारामहल जिले में कब? 1792 में रीड द्वारा शुरू किया गया। 1820 में कहाँ किया गया? बम्बई में नहीं 25 में, मद्रास में, पूरे मद्रास में आ गया। और बम्बई में बोलेगा तो 1825 में। 1858 तक आते आते ही दक्कन मतलब पूरा दक्कन वाला महाराष्ट्र राष्ट्र जो भी पूरा चीज़ है सब में फैल गया था। 1858। अब आते हैं महलबारी। महल का शब्द होता है जागीर अथवा गांव। जागीर अथवा, कभी कभी शब्द उठा के पूछ देता है कि महलबारी का अर्थ क्या होता है? तो महल में का मतलब होता है जागीर अथवा गांव। जागीरों के मुखिया या लंबरदार, ये शब्द याद रखिए, लंबरदार ये उसका मालिक होता था जमीन का। कब लागू किया गया था ये? 1822 1822 में।
1822 में। यह कहाँ लागू किया गया था पहले, सबसे पहले तो गंगा घाटी में, आधुनिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मध्य भारत में और पंजाब में लागू किया गया था। जनक कौन थे? तो हॉल्ट मैकेंजी। म से महलवार या म से मैकेंजी, म से महलवारी और म से। मगर दक्षिण भारत में इसको शुरू करने वाला कौन था? बर्ड, मार्टिन बर्ड। दक्षिण भारत में महलवारी को शुरू करने वाला कौन था? मार्टिन बर्ड। दक्षिण भारत में महलवारी को शुरू करने वाला मार्टिन बर्ड। ये तो बता ही दिए कि इतना परसेंट में जमींदारी 19% पे, रैयतबारी 51% पे, महलवारी 30% पे। इसमें होता था जमींदार होता था जमींदारी में मालिक, इसमें किसान होता था और इसमें मुखिया या लंबादार होता था। यह कर्नवालिस और जॉर्ज सोन द्वारा बनाया गया था। कर्नवालिस को विस्तार किया था। इसमें था रैयतवारी में रीड और मुनरो और महलवारी में मैकेंजी। नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता भारत में? कर्नवालिस को। रिजले कुछ और है। हाँ, रिजले आपका है, वो आगे पढ़ना थी में इकोनॉमी अथी पॉलिटी में लगता है कि पढ़ना वो लॉर्ड रिजले, हाँ पॉलिटी में पढ़ना है शायद। भारत में नागरिक सेवा का जनक लॉर्ड कर्नवालिस को। इसको किसने भारत का उद्धारक कहा था? इसको ना एकरा कहा था कि रिपनवा के बोला था। रिपन के कहा था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोला था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल बोला था भारत का उद्धारक लॉर्ड रिपन को, इसको नहीं बोला था। हाँ, अब नहीं ना, बंगाल के शेर तो वेलेजली को कहा जाता था। अपने आप को कहता था। अब बताइए, कर्नवालिस का कार्यकाल 1786 से 1793। अब एक बाद आता है सर जॉन सो, 5 साल के लिए, 1793 से 1798। एकर में क्यों याद रखना है? अहस्तक्षेप की नीति अपनाने वाला गवर्नर जनरल कौन? सर जॉन सोर। या अस्थायी बंदोबस्त के रूपरेखा तैयार करने वाला कौन? सर जॉन सोर। दो को शब्द याद रखना इसमें। सहायक संधि, अब बताइए इसके बाद सर जॉन सोर के बाद बचता कौन है? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785। एक साल आता है मैकफर्सन 1785 से 1786। फिर 6 साल के लिए आता है 7 साल के आता है कर्नवालिस 1786 से 1793। अब इसके बाद बैठता है सर जॉन सोर 1793 से 1798। अब एक बाद बैठता है वेलेजली 98 से 1805। कितना है? 5 है। 1798 से 1805 कुछ के लिए आता है, कुछ दिन फिर मर जाता है। तो वेलेजली में सबसे पहला सहायक संधि का जनक, मगर याद रखिएगा फ्री में फंसाए वाला आएगा डुप्ले। सबसे पहले ने इसको अपनाया था शब्द कौन? तो डुप्ले। डुप्ले ऑप्शन में ना रहेगा तब आपको मारना है वेलेजली। हाँ, दोनों देगा तो मारेंगे डुप्ले, सीधा सीधी। तो स्टार्ट हो गया तो कैसे लीजिएगा? हाँ, सहायक संधि को अथी करने वाला। हाँ, सहायक संधि की पद्धति को शुरू करेगा तो डुप्ले, और उसका विस्तार पूरी तरह से फैला दिया कौन? वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली। ओकरा उतना चर्चा नहीं देता है, मगर वो सबसे पहले वही शुरू किया था। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले। में दिल्ली है। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था। आई डुप्ले हारता था, आता के बगल में कौन? गोडहू आता है। कौन आता है? गोडहू। कर्नाटक कौन सा युद्ध हुआ? कर्नाटक का पहला युद्ध हुआ तो जीत ही जाता है, तो खुश हो जाता है। दूसरा में अंग्रेज ढा देता है, तो वो हार जाता है। तो फिर आता है तीसरा में, वही कब? 1760 में जो बांडीवास के युद्ध में पूरी तरह से कहानी फ्रांसीसी साहब। हाँ, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य हैदराबाद 1798 में। उसके बाद तांजौर 1799 में। मैसूर भी 1799। तो तांजौर से पहले मैसूर याद रखिएगा, मैसूर और बाद तांजौर 99 में, मगर मंथली में अलग अलग है। किसके? इसके साथ सहायक संधि करता है हैदराबाद में। हैदराबाद में निजाम था उस समय, निजाम हैदराबाद के निजाम के द्वारा। तो हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, फिर तांजौर भी 1799, फिर 1801 में है अवध। 1801 में अवध। पेशवा 1802 में। बरार और भोसले 1803 में। और सिंधिया 1804 में। कुछ और भी राज्य है राजस्थान पे, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, जोधपुर, जयपुर, भरतपुर, बूंदी और मछेरी। ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान के हैं। ये जितना भी सब है ये सब एक जगह के है राजस्थान में।
भरतपुर, जयपुर, जोधपुर, बूंदी और मछेरी, ये सब राजस्थान में। तो सहायक संधि स्वीकार करना पहला राज्य हैदराबाद, दूसरा मैसूर, तीसरा तंजौर, चौथा अवध, पांचवा कौन था पेशवा, हाँ पेशवा, पेशवा के बाद बना बरार और भोसले, सिंधिया। उसके बाद कौन जो है ना ये जो अति था को सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था? 5 गो मराठा था ना, 5 भाग में बटल था। हाँ सर, कोई अति है होलकर, होलकर कभी भी जो है ना सहायक संधि स्वीकार नहीं करता है। किस युद्ध में मारा गया था टीपू सुल्तान? टीपू सुल्तान द्वितीय में मारा गया, चौथा में 1799 याद रखिए मृत्यु हुआ है। 1799। तो चौथा युद्ध में मारा गया। टीपू सुल्तान कौन से युद्ध में मारा गया था? बताइए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब और किसने किया था? फोर्ट विलियम लॉर्ड कॉलेज वेलेस्ली किया था 1800। पूरे 1800 में। 1800 में, हाँ लॉर्ड। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ पे है? कलकत्ता में। बनाया था कौन? लॉर्ड वेलेस्ली। कब बनाया था? 1800 पूरे 1800 में। काहे किया था? तो यहाँ के युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए, हाँ अपना लैंग्वेज समझाने हाँ, मतलब काम करवाने के लिए। जैसे कि अब इंग्लिश तो यहाँ के जान नहीं रहे लोग, तो काम कैसे करेगा? भर्ती कर देंगे तो कामों नहीं कर पाएगा। इसलिए यहाँ पे खोला कॉलेज ताकि पढ़ेगा इंग्लिश से और फिर हमारा सहयोग करेगा। वो संस्कृत विद्यालय भी खुलता है। हाँ, वो तो डंकन खोलता है, जोनाथन डंकन। डंकन खोलता है। बनारस में खोला ना, हाँ 1782 में। 81 में मदरसा। स्वयं का बंगाल कौन कहता था? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। इसी के शासनकाल में बन के आता है। थोड़ा साल के लिए कर्नवालिस 1805 में, वहाँ तुरंते। अब इसके बाद आते हैं, यहीं तक था ना कर्नवालिस तक ना। चलिए कल हम लोग का रहेगा मिनटों से स्टार्ट करके लॉर्ड रिपन तक ख़त्म कर लेना है। मिनटों से रिप। हाँ रिपन हौले है, ज़्यादा नहीं है, बहुत कम दे रहे हैं सर। खिंचाना तो चाहिए ना, मान लीजिए अब यही में अटकर रहिएगा तो फिर दिक्कत नहीं ना। 2-3 बार अगर हो जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुआ नहीं, के बार खत्म हुआ? 2-3 बार तो हो गया। तब तू आप पीछे से आया ना। आपकी छुट्टी में तो बहुत दिन से आ रहे हैं ना ना, इधर 2 महीना 3 महीना से आ रहे हैं कि अब इसे तो जल्दी खींचली वो ना। दूसरा बार चल रहा है मेरा। उनमें हवा ना लगी थी लोग के, कैसे कि हवा ना लगी थी हमारे। चलिए निकालिए अच्छे। ज्योग्राफी ज्योग्राफी। चलिए पढ़ना चाहिए था भाई। चलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्योग्राफी में देशांतर तक हो गया था। हाँ, ये सब हो गया था इधर। बताइएगा पृथ्वी के अंदर को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 भाग। कौन कौन? क्रॉस, मेंटल और हिंदी में बताइए। भूपर्पट्टी। तो बोलिए आगे। कहा कि दोनों याद रखना पड़ेगा। भूपर्पट्टी, आवरण और केंद्रीय भाग। भूपर्पट्टी हो गया पहला के कुछ बोलते थे भूपर्पट्टी, इंग्लिश में क्रॉस। मेंटल मतलब आवरण, और बच गया केंद्रीय भाग को कहते हैं कोर। तो इसमें सबसे ज्यादा कौन भाग? मेंटल 2900 किलोमीटर में। 2900 किलोमीटर, सही बात। मेंटल 2900 किलोमीटर ज्यादा। हाँ 16%। हाँ, वो आपका अथी में है, वो तो पहले का आपका है कुछ भाग में। 3400 लिखा है। कुछ 3400 किलोमीटर। कौन सा 34? 3400 किलोमीटर। मेंटल आपका 2900 है। गाँव कौन 3400? 3400 में कोई ना। सबसे ज्यादा मेंटल है 2900। सबसे ज़्यादा 2900। सबसे हार्ड भी होता होगा। कुछ है सबसे ऊपर ही वाला है। तो 34 किलोमीटर में है, तो 3400 पर हम सोच रहे 3400 में तो कुछ है ही नहीं है। 34 किलोमीटर में भूपर्पट्टी की मोटाई 34 किलोमीटर में। चलिए बात है, भूपर्पट्टी के पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी। इसके अंदर कितना किलोमीटर तक क्षेत्र है? 34 किलोमीटर। किस चट्टान का बना होता है भूपर्पट्टी? बेसाल्ट। ऐसे भी सब ज्यादा याद है कि महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में सब कौन मिट्टी पाया जाता है? बेसाल्ट। काली मिट्टी का क्षेत्र कौन है? हाँ, काली मिट्टी की इसके टूटने से बनता है तो बेसाल्ट चट्टान के टूटने से। अब बताइएगा काली मिट्टी है ना महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र, गुजरात। बताइएगा अब इसको कितने भागों में बांटा गया भूपर्पट्टी को? 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भाग। सियाल और सीमा। सियाल और सियाल किसका बना होता है?
सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और सीमा किसका बनेगा? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और नीफे ना दिया है मैं, ना नीचे है, वो आगे जाके देगा। कोड में जाइएगा ना तब निफे में। चलिए आते हैं। कितना 34 किलोमीटर से हो गया। सियाल क्षेत्र में सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो गया और सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम। इसका घनत्व होता है कितना? 2.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कुल आयतन का कितना प्रतिशत? 0.5%। 34 किलोमीटर की कोई वैल्यू है, आप समझ लीजिए 0.5। वो 16 तो बताई था थिया वाला, ये छो मंडल की मोटाई 16 से 18 से बताई तो नहीं, इसमें भी 16% है। दूसरा, हाँ तीसरा पटवा बता रहे हैं। चलिए भूप्रपट्टी आ गया, हो गया। भूप्रपट्टी में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व? ऑक्सीजन तत्व बोली थी तो 46%। दूसरा स्थान पे सिलिकॉन 27%। एल्युमिनियम तीसरा पर आता है सर 8%। सबसे ज्यादा धातु बोलेगा तब एल्युमिनियम, और सबसे ज्यादा तत्व बोलेगा तो ऑक्सीजन। अर्धचालक बोलेगा ना तब आएगा सिलिकॉन। अब क्वेश्चन के अनुसार बोलेगा कि सबसे ज्यादा तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन, धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम, दूसरा सबसे ज्यादा धातु तो कौन? लोहा दूसरा स्थान पे। तब याद रखिए सब कितना 46% पे ऑक्सीजन, 27% है सिलिकॉन, 8% है एल्युमिनियम, 5% है लोहा। मेंटल की मोटाई कितना है? 2900 किलोमीटर। किस चट्टान का बना हुआ है? बेसाल्ट है। भूप्रपट्टी भी बेसाल्ट से और मेंटल भी। इसका घनत्व कितना होता है? 3.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। कुल पृथ्वी के आयतन में कितना परसेंट घेरे हुए है? 83%। कितना परसेंट? बाकी जो बचता है 83.5%, ये हो गया दोनों मिला के, तो 16-16.5% हो जाएगा कोर। अब आते हैं ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोनराड। कोनराड। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के भाग को पूछता है, सीधा सीधा पूछता है कि कोनराड क्या है, तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच के भाग को कोनराड कहते हैं। फिर हाँ, कोनराड असंबद्धता बोलते हैं, डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इंग्लिश में। अब आते हैं क्रस्ट एवं मेंटल के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? मोहविसिकी डिसकंटिन्यूटी। मोहविसिक डिसकंटिन्यूटी किसके बीच में है? क्रस्ट और मेंटल के बीच में। ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के बीच में था कोनराड। क से क तीनों मिल रहा है, क क्रस्ट में और कोनराड। क से क्रस्ट, क से कोनराड। ई में है क्रस्ट और मेंटल में तो म आ रहा ना, तो मोहविसिकी डिसकंटिन्यूटी, और हिंदी में बोलेंगे असंबद्धता। हाँ, असंबद्धता। फिर ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को, वो तो क्रट वाला बट गया, 2 क्रट। हाँ, अब गया ये हो गया क्रस्ट और मेंटल के बीच में हो गया मोहविसिकी। अब आ गया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के भाग के बोलते हैं रेपेटी। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को रेपेटी। ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को रेपेटी। अब आएंगे मेंटल भी खत्म, अब आ गया निचली मेंटल है। हाँ, इसे इतना मोटा मेंटल होगा ना, ऊपरी मेंटल। हाँ, ऊपरे लास्ट वाला के बीच के भाग को कहते हैं कुछ बोलते हैं रेपेटी। पूरा मेंटल हो गया, भूप्रपट्टी में हो गया। कुछ बोला नहीं, मेंटल के बोल रहे। जब मेंटल आ गया तब मेंटल तो बोल ही रहा है। जैसे 2900 मोटा हुआ ना, तो एकड़ भाग आई, नीचे वाला भाग के क्षेत्र को रेपेटी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग निचली मेंटल। पढ़ते हुए निचली मेंटल, निचली और नीचे पहले का कौन आएगा? कोर। तो निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच भाग को बोलते हैं गुटेनबर्ग। हाँ, गुटेनबर्ग क्या बोलते हैं? निचली मेंटल और ऊपरी कोर के बीच भाग को गुटेनबर्ग। अब एक और बच गया बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड हो गया। लास्ट वाला बच गया कोरे ना, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। तो कोची मिलता हूँ मैं?
सबसे ज़्यादा कोर में लावा लोहा क्या मिलता है, उसी को कहते हैं हम लोग लेह मैन असंबद्धता, लेह मैन असंबद्धता। तो याद करना नहीं है, कोर में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा मिलता है लोहा, तो इसलिए क्या क्या क्षेत्र कहलाएगा, लेह मैन क्या कहलाएगा। तब आइए ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के भाग को कोनराड, हाँ कोनराड, ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट को कोनराड। अब आ गया क्रस्ट और मेंटल, क्रस्ट और मेंटल के क्षेत्र को मोहविस्की, मोहविस्की, हाँ मोहविस्की, ऊपरी क्रस्ट और मेंटल के बीच भाग को मोहविस्की। फिर आ गया ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को रेपेटी, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल के बीच के भाग को रेपेटी, निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग, लास्ट जो है निचली मेंटल और ऊपरी क्रोड के बीच के भाग को गुटेनबर्ग। बच गया ऊपरी कोर और निचली कोर के भाग को लेह मैन कहते हैं। लेहमैन बार बार पूछता है, कोर में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, लोहा, क्या मिलता है, लोहा। किसने कहा था कि नारंगी की तरह है पृथ्वी, हाँ ठीक है न्यूटन। किसने कहा था कि नाशपाती की तरह है, यही कहा था न्यूटन। वो बोला था जेम्स जीन, क्या बोला था, जेम्स जीन, मैं ना दिले वो नाशपाती की तरह तो न्यूटन ना ना, नारंगी की तरह ही बोला, नारंगी की तरह न्यूटन, और नाशपाती की तरह तो बोला है जेम्स जीन। हाँ, पृथ्वी पर सबसे नीचा स्थान बताइएगा, मृत सागर, कौन है, मृत सागर। 22,400, हाँ, समुद्र तल से कितना नीचे है, 400 मीटर, कितना है, 400 मीटर। वो तो मेरी ना गलत क्या बताई थी, 11,000। 11,022। हाँ, अब बताए बाह्य पृथ्वी स्थल को कितने भाग में बांटा गया, 3 गो, आवरण को 4 गो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। हिंदी में स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और सब मिला देंगे तो जैव मंडल, सब मिला देंगे तो। अब आते हैं स्थल मंडल में सबसे ज़्यादा कितना परसेंट पर जल है, कितना परसेंट पर पानी, 71%। सीधा सीधा याद देखिए 7 और 3 के अनुपात में, 7 और 1 तिहाई पे तो इशू जानी तक जमीन है, बाकी जो बच गया कुछ है 70 और 30 है था। ठीक, बताइए किस गोलार्ध में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी है, दक्षिणी गोलार्ध, मतलब 81%। किस गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी है, दक्षिणी गोलार्ध में। ऐसे भी देखा ना, नीचे ज़्यादातर क्षेत्र खुला है पानी वाला, और ऊपर वाला कोची है कम है, तो इसे भी सबसे ज़्यादा पानी कहाँ है, नीचे 81%, और उत्तरी में 61%, नहीं 61। नीला पानी। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा भाग माउंट एवरेस्ट, और सबसे नीचा भाग मेरियाना गर्त, जो कि इसका भाग है प्रशांत महासागर का। दोनों के बीच अंतर 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 9 व 11 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 किलोमीटर। 9,000 तो हमारा अथी एवरेस्ट की ऊंचाई है, 11,000 मीटर है ओकरा ठीक है मरियाना ट्रेंच का, दोनों जोड़ देंगे तो 20,000 हो गया, 20 किलोमीटर। चट्टान, चट्टान कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, कौन कौन, आग्नेय चट्टान, फिर उसके बाद अवसादी चट्टान, और उसके बाद कायांतरित चट्टान, रूपांतरित ओकरे बोलते हैं। हाँ, अब आते हैं चट्टान, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान किससे बनता है, जो लावा निकलता है, मैग्मा जो रहता है, लावा जो होता है वो बाहर आके जम जाता है, उसे कौन सा चट्टान कहते हैं, आग्नेय। आग्नेय के एग्जाम्पल, अग्नेय के एग्जाम्पल दक्कन वाला पठारी सब क्षेत्र, नाम बताइए, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डाइबोराइट, फिर ग्रेबो, पेग्माटाइट, ये सब किसका उदाहरण है, आग्नेय चट्टान। हाँ, हेमेटाइट तो लोहा का है इसके। अच्छा हाँ, लोहा है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पेग्माटाइट, डायोराइट और ग्रेबो किसका है, ग से 2 गो, ग्रेबो और ग्रेनाइट, ग्रेबो और बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट सब किसका है, आग्नेय का। मीडिया कौन सा पाया जाता है सबसे ज्यादा, भारत में जलोढ़ 40% हो गया ना, 40% भी याद रखिए। 22 में पहले था, पुरान का सर्वेक्षण नहीं वाला था तब, अब सर्वेक्षण में
40% से ऊपर देता है। हाँ सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में। वही हम ही तो हैं उत्तर भारत में। हम लोग हम है, यूपी है, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, हरियाणा और ये सब वही हो गया। बताइए ग्रेनाइट के कितने प्रमुख घटक बने होते हैं? 3 गो ना। 2 गो, सिलिका और एल्युमिनियम। सिलिका और एल्युमिनियम। सबसे ज़्यादा कौन चट्टान अति बैसाल्ट चट्टान में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाएगा? लोहा। सबसे ज़्यादा कौन सा? लोहा। बैसाल्ट चट्टान के टूटने से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? काली मिट्टी का। किस मिट्टी का? काली मिट्टी का। बताइएगा भारत का एकमात्र स्थान जहाँ पे कोडर्मा अति मिलता है, अबरख मिलता है। कोडरमा। उस अति के बताइए, चट्टान का नाम बताइए। पेग्माटाइट। पेग्माटाइट से अबरख निकलता है और भारत के झारखंड के कोडरमा से मिलता है पेग्माटाइट से। हाँ सबसे बिहार में पहले हाँ सबसे ज्यादा अवरक पहले भारत अभी भी बात है। ना चीन हो गया शायद। अब बताते हैं आग्नेय चट्टान का रूपांतरण। ग्रेनाइट को चीज बदल जाता है नीस में। ग्रेनाइट साइनाइट। साइनाइट नीचे में, साइनाइट नीस। ग्रेबो सर्पेंटाइन। ग्रेबो बैसाल्ट सिस्ट। बैसाल्ट सिस्ट में। और बिटुमिनस ग्रेफाइट में। बिटुमिनस ग्रेफाइट में। वो लिग्नाइट में, वो आपका लिग्नाइट बनता है एंथ्रासाइट में। ग्रेनाइट नीस में, साइनाइट नीस में, ग्रेबो सर्पेंटाइन में, बेसाल्ट सिस्ट में और बिटुमिनस ग्रेफाइट में। अब बताइएगा आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया? 7 भागों में। कितने भागों में? 7। आग्नेय चट्टान को कितने भागों में बांटा गया है? पूछता है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड बोलते हैं बैथोलिट के, जो बैठल है, समझिए बड़का अपना स्थान घेर के बैठल है। सबसे बड़ा आग्नेय चट्टानी पिंड बैथोलिट। ये बैथोलिट मिलता है आपको कनाडा और अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलता है। कनाडा और अमेरिका में। छोटे आकार के बैथोलिट को क्या कहते हैं? स्टॉक। हाँ स्टॉक। छोटे आकार के बैथोलिट को क्या कहते हैं? स्टॉक। अब है लेकोलिथ। तो गुंबद रूप नुमा जो आकृति ले लेता है ना मैग्मा, गुंबद नुमा, उसको बोलते हैं लेकोलिथ। गुंबद आकार के जो है ले लिया आकार, तो उसे क्या कहते हैं? लेकोलिथ। लेपोलिथ तो लिपते समझिए तस्तरी से, वही तस्तरी से। तो तस्तरी नुमा अगर ले लिया रूप है तो लेपोलिथ। लेपो लिपा गया तस्तरी से, याद रखिए। और लेको मतलब गुंबद, गुंबद मतलब गोल, गोल मतलब गेंदा जैसे, याद रखिए कि लोग कुछ हो गया लेकोलिथ। गुंबद आकार बन गया तो, और तस्तरी नुमा आ गया तो लेपोलिथ। लहरदार आकृति आ गया तो गेंदा स्विंग नहीं करता है तो होता है फेकोलिथ। हाँ फेकोलिथ। फेकोलिथ लहरदार आकृति में जम गया तो फेकोलिथ। अब है समानांतर जम गया तो सील। समानांतर जम गया तो सील। और सील से छोटा रूप को कहते हैं सिस्ट। सील के छोटे रूप को क्या कहते हैं? इतना मोटा सील है, अगर कम मोटाई आ गया तो बन गया कोई चीज सिस्ट। क्या हो गया? और लंबोत दरार में जम गया तो उसे बोलते हैं डाइक। लंबोत दरार में अगर मैग्मा लंबोत दरार में जम गया उसे क्या कहते हैं? डाइक। कई बार पूछता है। तब पहला कौन जीता? सबसे बड़ा आकार के ग्रेनाइट चट्टान पीठ को बैथोलिट, सबसे छोटे आकार के बैथोलिट को स्टॉक, गुंबद आकार के ले गए तो लेकोलिथ, फिर उसके बाद है तस्तरी नुमा के रूप में ले लिया तो लेपोलिथ। लेपोल लिपना है। और लहरदार आकृति में हो गया तो फेकोलिथ। क्या हो गया? और सबसे हाँ समतल में जम गया तो सील। समतल में तो सील, और सील से पतला हो जाएगा तो सिस्ट, और लंबोत दरार में जम गया तो डाइक। अब आते हैं हम लोग दूसरा अवसादी चट्टान। तो घर्षण, टूट फूट, दबाव उबाव के कारण क्या बनता है? अवसादी चट्टान। सबसे ज़्यादा इसमें क्या मिलता है? खनिज तेल। जितना भी जो है ना पेट्रोलियम वेट्रोलियम ये सब किसी मिलेगा? कोयला वाला सब किसी मिलेगा? अवसादी चट्टान में। इसका एग्जाम्पल एकरा अवसादी चट्टान का
उसका था ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, डाइबोराइट, सरपेंटाइन, ये सब किसका था? आग्नेय चट्टान का। अवसादी का है बलुआ पत्थर, कंग्लोमरेट, नमक की चट्टान, सेल खड़ी, जो परत में है ना, परत में जैसे कैसे देखे कोयला देखते हैं कि परत बाई परत रहता है, तोड़िएगा तो टूट जाएगा, एथिया की तरह, हुमादवा की तरह, हाँ परतदार, तो इसीलिए इसको परतदार भी चट्टान भी कहा जाता है। ठीक ना। अब बताइएगा कि खनिज तेल तो हो गया, अब उस घाटी का नाम बताइए 2-3 गो जहाँ पे कोयला पाया जाता है। घाटी, गोदावरी नदी घाटी, दामोदर घाटी, सोन नदी घाटी, गोंडवाना तो क्षेत्र आ जाता है। गोदावरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी, सोन नदी, हाँ सोन हो गया, महानदी भी हो जाएगा, ये सब आपका कोची में मिलता है, कोयला मिलता है। आगरा के किला और दिल्ली का लाल किला किस चट्टान का बना हुआ? बलुआ पत्थर का। किसका? बलुआ पत्थर नामक अवसादी चट्टान का बना हुआ। तो कभी कभी पूछ देता है कि आप बताइए अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल बताइए, तो बलुआ पत्थर किसका भाग है? अवसादी का। स्लेट किसका है? अवसादी का। फिर कंग्लोमरेट किसका है? अवसादी का। फिर सेलखड़ी जो है नमक वाला चट्टान उट्टान जो है, काला नमक हम लोग बोलते कुछ है, अवसादी चट्टान का। आगे कायांतरित, अभी दोनों में घिसावट होके, अवसादी भी और अग्नि भी, अभी दोनों में अगर हुआ तब दोनों के कायांतर रूप बदल के बन जाता है कायांतरित। इंग्लिश में पहले बताइए, आग्नेय चट्टान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इग्नियस। क्या बोलते हैं? अवसादी को क्या बोलते हैं? नहीं सेंडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक एकरा कायांतरिक को कहते हैं। कभी कभी हिंदिया ना देके इंग्लिश में देता है, दोनों हिंदियों में लिखेगा वही, इंग्लिशों में लिखेगा वही। हाँ, तो इग्नियस मतलब आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री मतलब अवसादी, और कायांतरिक मतलब मेटामॉर्फिक। इसका एग्जाम्पल है कौन? संगमरमर, नाइस और सीट। तो पहले एक अवसादी चट्टान के कायांतरिक रूप में आते हैं। सपिंड शिस्ट में, सपिंड कोची बदल जाएगा? सपिंड शिस्ट में। बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट बदल जाएगा, बलुआ पत्थर क्वार्टजाइट में। सेल स्लेट में, सेल के बदल जाएगा स्लेट में। चूना पत्थर संगमरमर में, चूना पत्थर संगमरमर। लिग्नाइट एंथ्रासाइट बदल जाएगा, लिग्नाइट एंथ्रासाइट। इनमें दो याद रखना कायांतरित में, स्लेट फ्लाइट में, स्लेट फ्लाइट में, फ्लाइट सिस्ट में, स्लेट फ्लाइट में और फ्लाइट सिस्ट में, स्लेट फ्लाइट में, फ्लाइट सिस्ट में। यही चट्टान तक था हम लोग के। कल हम लोग का रहेगा ज्वालामुखी और भूकंप, ज्वालामुखी और भूकंप, और मैदान भी, हाँ मैदान, थोड़ा सा मैदान हो गया। एक पॉलिटी में था, राज्यों का पुनर्गठन था ना। चलिए अब बताइएगा, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन उचित है या नहीं, इसके लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष थे। उन्होंने इलाहाबाद के उच्च न्यायालय एसके धर की अध्यक्षता में, एसके धर की अध्यक्षता में पहली बार कमेटी का गठन किया गया था कि भाषा के आधार पर गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वो क्या कहता है? नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद एक और कमेटी का गठन होता है। उस कमेटी का मेंबर कौन है बताइएगा? पहले का था, क्या सदस्य था? ये भी पूछ देता है। 4 सदस्य था। जो एसके धर कमेटी में कितने सदस्य था? 4 को। विरोध किए थे, क्या किया था? पुनर्गठन, भाषा के आधार पर गठन होने का ये बोले थे कि नहीं, सही नहीं है। अब बताइए, धर आयोग के निर्णय की परीक्षा करने के लिए कहा कि ठीक है, ये बोल दिया कि नहीं करना है, अब इसकी जांच करना है, सही बात बोल रहा है कि झूठों के आगे बोल दिया। इसकी जांच करने के लिए कौन सी कमेटी का गठन किया था? मतलब इसके धार, हाँ कांग्रेस था, इस था जवाहरलाल नेहरू, जिसको बोलते हैं JPV समिति। हाँ, जे से जवाहरलाल नेहरू, पी से पटाभी सीतारामैया, और भी से हो गया वल्लभ भाई पटेल। तो के को सदस्य हो गया? 3 सदस्य। पहले का 4 सदस्य, दूसरे का 3 सदस्य। इन्होंने भी उसके बाद को क्या कह दिए? ठहरा दिए सही कि नहीं, भाषा के आधार पर गठित होना नहीं होना चाहिए, गलत है। इसी में क्रम में हो जाता है रामलल्लू की मृत्यु। रामलल्लू की 1953 में, 1952 में मृत्यु हो जाता है। 58 दिन भूखे रह जाता है। 58 दिन क्या, आमरण अनशन के कारण। अब इस तरह से जैसे ही मरते हैं रामलल्लू, अब पूरा आगजनी स्टार्ट,
दंगा फसाद स्टार्ट। अब इसी के बाद अगले साल पहली 2 साल बाद ना 1 साल बाद 52 में मरबे कर लती ने। और 53 में पहली बार भाषा के राज पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन? आंध्र प्रदेश। तो राज्य पुनर्गठन आयोग अध्ययन भी कब बना था? 1953 में। वही तो बना गया था कि राज्यों का पुनर्गठन किया जाएगा। हाँ नहीं होता, होता मगर बाद में होता। वरना जी कैसे अमरनाथन किए चले जाते हैं। हमारे नहीं बुढ़ो जब उसमें आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था उसकी राजधानी कहाँ थी? हाँ ठीक है, कुर्नूल। कहाँ था? कुर्नूल। आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी कुर्नूल। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष ये पूछ ले था, ये सेकंड शिफ्ट में पूछ ले था। नाम है ये। फजल अली। कौन थे? फजल अली। अब बताइएगा इस राज्य पुनर्गठन आयोग में कभी कभी पूछता है कि इसके सदस्य भी थे। इसके सदस्य भी थे, इसमें 3 गो सदस्य, एगो फजल अली, एगो हृदयनाथ कुंजरू, एगो और थे आपका सरदार एम पनिक्कर। कौन थे? एम पनिक्कर। फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और पनिक्कर। इन्होंने ही, अब बताइएगा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? जुलाई 1956। आयोग बना था 1953 में, अधिनियम 3 साल बाद। और जब अधिनियम बना तो उस समय भारत में राज्यों की संख्या 14 गो, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 6 गो और राती बोलेगा फिर कि भाषा के गो 14 गो, भाषा के गो 14 गो। 14 स्टेट 14। हाँ पार्टी उस समय था 14 गो पार्टी था, राजनीतिक पार्टी 14 गो। पहला बार चुनाव में कितना खड़ा हुआ था वोटिंग के लिए? कुल्टी की स्थापना कब हुआ था? कुल्टी में लौह इस्पात कारखाना खुला था 1874। तो 1874 को था उस समय नेता बना था पहली बार। पूरा अथी में कैबिनेट में सदस्य में अति कटला किया गया था 1874 को। हाँ अब बताइएगा कि फ्रांस की सरकार ने कब जो है भारत को सौंपा था इसको? पांडिचेरी या नाम और चंडीगढ़ और केरल को मिलाकर 54 में 1854। इसको मिला के कब पांडिचेरी बना दिया जाता? 1954 सॉरी 1954 में 1954 में 3 गो गाँव था। कौन कौन? 4 गो, पांडिचेरी, यनाम, चंद्रनगर और केरिकल को मिला दे दिया गया स्वतंत्रता कब? 1954। और 2 साल बाद इसको बना देता है पांडिचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश 1956 में। हाँ 1956 में। लास्ट में कौन सा राज्य हुआ था, स्वतंत्र हुआ था? सबसे लास्ट में हाँ गोवा। कौन है? गोवा 1961 में। कौन अधिकार कर लेता? जो पहले आया था वही लास्ट में गया। तो सबसे पहले कौन आया था? और सबसे लास्ट में भी गया कौन? पुर्तगाली। सबसे लास्ट में अंग्रेज का अंग्रेज तो 47 में चल जाता फिर अंग्रेज फ्रांसीसी था ना पहले कोची में सबसे लास्ट में ना स्वीडिश था। स्वीडिश था 10 नंबर पे आया था। दूसरे 10 पे स्वीडिश था। अब आते हैं बताइएगा कि किस संविधान संशोधन के तहत गोवा दमन दीव को भारतीय में शामिल अंग बना दिया गया था? 12वां संविधान संशोधन 12वां में। 10वां में दादरा नगर हवेली था। 10 से 10वां 10 से दादरा नगर हवेली को भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र शासित बनाया गया था? 10वां। दमन दीव गोवा को किसके अनुसार बनाया गया? तो 12वां संविधान संशोधन के तहत 1961 में। हाँ 1961 में। वर्तमान में तो जानते हैं कि 28 और 8 है। क्षेत्रीय भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? 5 गो। के गो? 5 गो। मगर दक्षिणी, पूर्वी, तो पश्चिमी या मध्य। हाँ उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी हो गया, मध्य हो गया, पूर्वी हो गया, पश्चिमी हो गया और दक्षिणी हो गया। क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? पहली बार जो 14 को राज्य बनाया गया था कौन? पुनर्गठन अधिनियम के तहत। तो 1956 में क्षेत्रीय परिषद का भी गठन कर दिया गया था। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली। मध्य में इलाहाबाद, पूर्वी में कोलकाता, पश्चिमी में मुंबई, पश्चिमी में और दक्षिणी में तब जाएंगे तब चेन्नई। क्षेत्रीय परिषद में एक टुकड़ा भारत को 5 गो टुकड़ा में बांट दिया। जोन
कि इस जोन में कौन कौन राज्य है। देखिए आप क्षेत्र जैसे उत्तरी में आता है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ और दिल्ली। ये पूरा क्षेत्र को कहा गया क्या चीज़, उत्तरी क्षेत्र। मतलब एगो क्षेत्र बना दिया गया। कैसे, हाँ हाँ, जिसके कैसे डाक जोन, भारत के पूरे 8 डाक में बांटा गया ना, तब उसके बाद डाक जोन में अब कोई भेजना है तो ई जोन भेजना है ना, तब वहाँ पे ओकरा अलग प्रोसेस होगा। गुणवे में देखिए ना, एक बात है ढेर माने। हाँ, जैसे सही बात है, डाक ये समझिए कि SSC बांटा है। का फॉर्म भरिएगा ना, तो जैसे रेलवे में कैसे होता है कि 16 जोन 18 जोन, तो SSC में 5 को जोने बताता है। SSC में वो आपको चॉइस नहीं करना है, जहाँ आपको जोन में फेंक दे, खाली पोस्ट चॉइस करना है। पोस्ट चॉइस करना है कौन आप लेना। अब बताइएगा पूर्वोत्तर छठा क्षेत्रीय परिषद को कब जोड़ा गया है? 2000 के बाद 1971 के नियम से 1972 में। 1971 के अधिनियम से 1972 तो सिक्किम भारत का क्या बन, सिक्किम है ना, सिक्किम नहीं दिलेगा। इसमें आता है कौन, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और सिक्किम सम्मिलित जो है पूर्वोत्तर परिषद जिसको बोलते हैं हम लोग, पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत असम दिले है, सब है वो 8 है। तो इस तरह से 1994 में पूर्वोत्तर भारत का 8वां सदस्य कौन बना था, सिक्किम। सिक्किम पहले नहीं जुड़ा था, 1972 में जब बना था ना, तो सिक्किम को पूर्वोत्तर नहीं बनाया गया था। कब जोड़ा गया इसको 8वां सदस्य पूर्वोत्तर भारत का, 1994। अमेजन की स्थापना 1994। अब है भारत में नागरिकता। भारत में कैसी नागरिकता है, एकल। कैसा नागरिकता है, एकल। कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। कहाँ से लिया गया है, पहला नागरिकता अधिनियम 1955। लास्ट संविधान संशोधन कब किया गया नागरिकता अधिनियम में, 2019 में। 2019 में 7 बार हो चुका है कि 6 बार, हाँ NRC वाला, ठीक हो। अब ये मौलिक अधिकार। अब बताइए भारत का अधिकार पत्र या इंग्लिश में बोलते हैं मैग्ना कार्टा, किसे कहा जाता है, किस भाग को, भाग 3 को क्या कहा जाता है, भारत का अधिकार पत्र या भारत का मैग्ना कार्टा। मूल अधिकारों के जन्मदाता किसे कहा जाता है, भाग 3 को ही, भाग। तो मूल अधिकार कहाँ से कहाँ, 12 से 35। बताइए कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होगा तो उस समय किस अनुच्छेद को छोड़कर बाकी सब रद्द हो जाएगा, 20 और 21। किस अनुच्छेद के तहत इसको छोड़ना पड़ता है, 359 छोड़ के कहता है कि 20 और 21 के छोड़कर बाकी सब जो है मौलिक अधिकार। 358 के तहत कहता है कि 19 में जितने प्रकार के 6 प्रकार की स्वतंत्रता वो समाप्त हो जाएगा। नहीं, 358 में जो कहता है कि 19 में 6 प्रकार का आता है ना, वो सब समाप्त। और 359 बजाता है 20 और 21 को। 359 कौन बजाता है, तो 20 और 21 को बचा देता है। विदेशी को, केवल भारतीयों को कौन कौन सा अनुच्छेद है बता, अधिकार प्राप्त है, कौन सा मौलिक अधिकार, 6 केवल भारतीयों को कौन सा मौलिक अधिकार प्राप्त है ना, 12 से 35 तक है। उनमें कौन कौन प्राप्त है, ये पूछता है। 15, 16, 19, 29। 15, 16, 19, 29 अनुच्छेद ये है जो केवल और केवल किसको, बाकी सब बाहर वाला के भी और भारत वाला के भी। ये भी क्वेश्चन पूछता, 19, 29 और शायद 30 भी लगता है क्या, शायद पूरा 30 भी है। 15, 16, 19, 29, 30 ऐसे देख लीजिएगा, हमारा लग रहा है का, अच्छा देख लेंगे लास्ट में। चलिए, मौलिक अधिकार हो गया। तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले कब लागू किया गया था भारत में, मौलिक अधिकार 1931 के कराची अधिवेशन में। कब लगाया गया था, कौन प्रस्ताव पेश किया था, जवाहरलाल नेहरू। मांग किया था अंग्रेज से। चलिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है, संविधान करेगा सर, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों करता है। मौलिक अधिकार की रक्षा सुप्रीम कोर्ट। 226 के तहत कौन करता है, हाई कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार के रिट, 5। और 226 के तहत 6 गो। वाद्य योग है, कौन बढ़ जाता है उसमें, हाँ कौन बढ़ जाता है, हम लोग नहीं आता, मिला नहीं मगर हम पढ़े हैं, अति खाली बस ये देवे किया।
5 को यही हुआ उसमें भी है हाँ सेम है, वो एक्स्ट्रा उमें रहता है, पता ना कुछ कोची के अधिकार तो है, ध्यान नहीं आ रहा है, उमें दे ले है वो आप खोजे पड़ेगा लक्ष्मीकांत वाला में। हाँ तो बोलेगा कि कुछ ही तो बोली थी, भुला दिला, कुछ ही पूछ लिया ना वहाँ कुछ ही तो पूछे थे, वो पूछे थे कुछ। हाँ जाने दीजिए उसको, अब आएगा तब छोड़ेगा। 5 को है भैया, हाँ 15, 16, 19, 29, 30। ठीक है अभी आ देगा। 30 से कंफ्यूज है। तो ये केवल भारतीयों के प्राप्त है मौलिक अधिकार, और कोई के नहीं, विदेश में कुछ हाँ 5 गो, बाकी सब मौलिक अधिकार सब ले जा सकता है, बाहरों वाला और भारतों वाला। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 गो, के गो 7 गो। कब इसको अति की हटाया गया है? छठा, हाँ 44वां संविधान संशोधन 1978। कहाँ पे कौन अनुच्छेद में था ये? 31 में, भाग में। 31 में था, 300 में डाल दिया। हाँ अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया एगो, हाँ आ 237 निरस्त है एगो, कि 237 की 238 है एगो, 238 हाँ भाग 7। हाँ भाग 7 है निरस्त है, 238 निरस्त है, 31 भी निरस्त हो गया, 370 भी निरस्त हो गया, फिर इधर वाला 331 भी या 333 भी, ये सब जो है पे जो आंग्ल समुदाय वाला था वो भी अथी कर दिया गया। अब नहीं आंग्ल से मनोनीत होगा, ठीक है, कितना दिन से कर रखिएगा। बताइएगा समता या समानता का अधिकार का वर्णन? 14 से 18, 14 से स्वतंत्रता का 12 से 19 से 22, 19 से शोषण के विरुद्ध 23 और 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, संस्कृति के और शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार केवल 32, 31 तो निरस्त हो गया, खत्म हो गया। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14, धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर 15, लोक नियोजन में अवसर की समानता 16 अनुच्छेद, अस्पृश्यता का अंत 17, उपाधियों का अंत या लेना या देना 18, किसके तहत लेगा, किसके कहने पे? राष्ट्रपति देगा भी तो राष्ट्रपति के। भारत रत्न इसे देवल जाते हैं क्या? हाँ इसी के तहत दिया जाता है। यह भी ना होता है कि हम अपना भारत रत्न लौटा रहे हैं, हम नहीं तो वही तो लेना और देना दोनों इसी में है, लौटाया नहीं है, बहुत सारा लौटा लेना लोग ये लौटा दिए। ये लौटाया कुछ दिया वाला, ये साक्षी में लोग लौटाई थोड़ी ही है, संन्यास ले लिए जो सन्यास गाँव कोई है ना, चलो छोड़ो सब। बजरंग पुनिया हाँ, ये सब अपना अपना लौटा दिया है। अब बताइएगा अनुच्छेद 19 के पहला में, बोलने की ना, अब बोलने की स्वतंत्रता, हाँ बोलने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, विरोध करने की स्वतंत्रता, चुप रहे की स्वतंत्रता, काला झंडा दिखावे की स्वतंत्रता, सब इसी में। उग्रवादी रूप से हाँ। कर सकते हैं। दूसरा 19 के दूसरा में समूह बनाए संघ शांतिपूर्वक बिना हथियार के एक जगह एकत्र होने का, गठन बना के आप चर्चा कर सकते हैं। सभा करने का, संघ ना संघ तीसरा में है, सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता 19 के 2 में, 19 के 3 में संघ बनाने की स्वतंत्रता, और संघ बना लीजिए तो घूमे की स्वतंत्रता 4 में, और जब घूम गए तो वहाँ पे कहीं पे बसे की स्वतंत्रता 5 में, और 5 में है जब बस जाएंगे तो वहाँ पे जीविका के लिए 7 में, 6 खत्म हो गया, F खत्म हो गया क्योंकि उनमें संपत्ति का अधिकार था, तो F खत्म हो गया। पूछता भी है कि कौन सा अधिकार है, 19 के F को हटा दिया गया। पति का अधिकार। हाँ एक बार फिर से धीरे फिर पहला में था कुछ बोलने का, विरोध करने का, चुप रहे का, काला झंडा दिखावे का, कुछ भी। 19 के 2 में शांतिपूर्वक सभा या सम्मेलन करने के लिए, 19 के 3 में हो गया संघ बनाने के लिए, चौथा में संघ बना लिए तो घूम लीजिए कहीं पे भ्रमण करने का, चौथा में हो गया। 5वां में है कहीं पे जाके बस जब घूम रहे तो वहाँ बस भी सकते हैं 5वां में। 6ठा में था संपत्ति, तो संपत्ति हो गया खत्म। और 7वां में आपका जब घूमेगा तो वहाँ जीविका चाहिए ना, तो व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में बताइएगा कौन चीज है? अनुच्छेद 20 में है 2 सिद्धि की ना बता, ठीक है कंफ्यूज क्या है, बोल के भी तो जो आ रहा है ना बोलने दीजिए एकदम सीधा सीधा। हाँ अपराधों के लिए दोषी सिद्ध से संबंध है, एक अपराध के लिए एक सजा, जिस समय कानून बना उसी के तहत आपको सजा मिलेगा। और स्वयं के करते हैं तो जब आप करिएगा उसके अनुरूप। आज मान लीजिए कि आज मर्डर है, मर्डर के फांसी अति है, उम्र कैद है, और कल नियम बनता है कि फांसी, तो आज ही वाला के तहत आपको मिलेगा। ठीक है
चलिए, तो इसमें कितने तरह की स्वतंत्रता है? 3 प्रकार के। पहला, एक अपराध के लिए एक सजा, जिस समय हम अपराध किए हैं उसी के तहत हमको सजा मिलेगा। और तीसरा है कि खुद को गवाही जबरदस्ती नहीं दिला सकते। 21 किससे है? अनुच्छेद 21 संरक्षण के संबंध में है, जैसे दोष संरक्षण के, जैसे हम अपराध किए ना। आप 22 में चले गए सर। 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का निजता का अधिकार। इसी 21 के तहत एनजीटी की स्थापना हुआ है। किसका? एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में जिसका 4 गो है क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। और मुख्य है आपका नई दिल्ली में। मुख्य रूप से कहाँ है? नई दिल्ली में। एनजीटी का मुख्यालय किससे संबंधित है? एनजीटी पर्यावरण से, कि पेड़ों के काटा वही सब जो है ना, शहर में हुआ था कि पेड़ काट के हाथी बनाने वाला, तो परोक नहीं जो है उसको रहने दीजिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 21 के 1 में। ये 45 में भी था, 45 में से टांग के यहाँ पे भी लाया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002। 11वां मौलिक कर्तव्य है, 11वां मौलिक कर्तव्य यही है। अब है अनुच्छेद 22, अपराध के संबंध में संरक्षण, गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। अपराध और गिरफ्तारी में अंतर है। यूँ होता अपराध था, ये अपराधी के दोषी सिद्ध के लिए 20 में और गिरफ्तारी के लिए है 22 में। पहली बात, कारण बताइए काहे गिरफ्तार किए? 24 घंटा में आप कारण बताइए कि गिरफ्तार नहीं कर सकते। 24 घंटा के अंदर आपको क्या करना है? टेस्ट करना है आपको, और मन पसंद के वकील रखे के अधिकार है उसको। लेकिन इहो में है ना कि देश विरोधी कार्य में संलिप्त होने के कारण हम आपको उठा सकते हैं। हाँ, वो 22 के 4, वो 22 को संदेह है कि अब देश एनए से लगा देगा। 22 के 4, अनुच्छेद 22 के 4 के तहत सीधा सीधा समझिए ना कि रोलेक्टेड का उचित था, वो भी है 22 के 4 में। दलील के ना वकील के कुछ नहीं, तो वही तो बोली तो रोलेक्टेड का उचित था, ना अपील ना दलील ना वकील, वही है एनए से। अभी छूटे ना वो महाशय मनीष कश्यप। चलिए, उसको अंडरग्राउंड कहा जाता है, दम अंडरग्राउंड का पता नहीं सर कौन कहाँ है कौन निकल गया किस्मत। अब आते हैं अगला दिन हम लोग के रहेगा अनुच्छेद 22 से लेकर 30 ले खत्म कर देते हो, कल छोड़ दो 30 ले खत्म कर देते हो। हाँ, थोड़ा सा ये तो कहना। निवारक निरोधक अधिनियम 1950 में लागू हुआ था और इसको समाप्त किया गया था। बना था 1 साल के लिए, रह गया 21 साल। निवारक निरोधक अधिनियम कब बना? 1950। खत्म कब हुआ? 1971। फिर मीसा बना था कानून को 1971 में, बना 1979 में और समाप्त हो गया 1979 में। तो मीसा कानून कब बना? 1979। खत्म कब हुआ? 1979 में। अब है विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी निरोध नियम। जो विदेशी मुद्रा, जैसे पैसा कुछ सामान बेच के या विदेशी मुद्रा लेके चले, उसके तरह तस्करी को रोकने के लिए कब कानून बना था? तो 1974 में। 1974 में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम बना, याद रखिएगा, ये पूछता है। हाँ, नेशनल सिक्योरिटी कुछ ही बोले, एक्ट ना, एनए से ना, अधिनियम है। हाँ ना, कानून है, कानून एक्ट है। हाँ, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ये कहा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर बाकी सब में लागू होता था, मगर अब जम्मू कश्मीर हो गया, क्योंकि वो तो पहले अथी था। उनका संविधान टाडा कब बना? टाडा ये आतंकवादी विध्वंसकारी गतिविधि पर रोक लगाने के लिए ना 95 टाडा खत्म हो गया, 1995 में खत्म हो गया। हाँ, टाडा के चालू नहीं दिले, तो वही 79 में खत्म हुआ था, 80 के बाद होगा, इसमें दिले नहीं है। देख लेना कि टाडा की शुरुआत कब हुआ? 95 में खत्म हुआ। हाँ, टाडा 1995 में खत्म हुआ। आतंकवादी गतिरोध। हाँ, पोटो प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस, पोटा की स्थापना पोटो है, पोटो के बाद बना था पोटा 2001 में। पोटो कब हुआ? 2001 में। 2001 में इसके तहत किए गए आतंकवादी को बैन किया गया था भारत में। 23 आतंकवादी गुट को बैन किया गया था। किस कानून के तहत? पोटो। पोटो का गठन कब हुआ? 2001 में। पोटो को कब जो है ना पोटा बना दिया गया? 2002 में। क्या बना दिया गया? 2002 में। पोटो था, उसको 1 साल बाद में क्या बना दिया? पोटो। ऑर्डिनेंस को एक्ट में बदल दिया गया था। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट हो गया, वो हो गया था ऑर्डिनेंस था, कानून था, अभी हो गया एक्ट। मानव के
सीधा सीधा बलात् श्रम प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? बलात्कार 23। जैसे अंग के, हाँ, जैसे अंग खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं, व्यापार उपार नहीं कर सकते, किसी को दास बना नहीं सकते हैं, अनुच्छेद 23 के तहत। 6 से 14 वर्ष से 14 वर्ष से कम के बच्चों को गैर कानूनी काम करवाना 24 में, किसमें? 14-24 छोड़ के कोची में 14 साल के नीचे के बच्चा को चाय के बगिया में करवा सकते हैं। वो आप चले गए कारखाना अधिनियम, आप चले गए, इहो में है। ऐसा तो 14 हमने, साल के नीचे के बच्चा को 8 साल के ऊपर के बच्चा को चाय के बाग में काम कर सकता है। अच्छा देख लेंगे, हम तो ऐसे लूहू में पढ़े तो नहीं सा दिले हैं। देख लीजिएगा। अच्छा देख लेंगे, नहीं दिले। चलिए चलिए इधर आते हैं। अनुच्छेद अंतःकरण माने धर्म को अबाध रूप से मानने और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता 25। धर्म को प्रचार प्रसार मानने का किस अनुच्छेद में? 25। धार्मिक कार्य के प्रबंधन 26 अनुच्छेद 26। मनुष्य के लिए कुछ पैसा अर्जन करना, समन्वित करना, उसका संचालन करना 26 में। टैक्स नहीं लगेगा 27 में। अगर धार्मिक रूप से पैसा आ रहा है तो उस पर कोई भी सरकार टैक्स नहीं लगाएगा 27 में। बजरंगबली का नाम ले रहा टैक्स फ्री। बड़ा बड़ा व्यापारी क्या करता है कि अपना जितना पैसा रहता है मंदिर में ट्रस्ट में डाल देता है, वह साइड से ले लेता है। वो सब होता है भैया, वो सब होता है। अब आते हैं, अगर कोई धार्मिक कोई शिक्षा संस्थान खोलने है तो उसमें धार्मिक अथी नहीं करा सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद, हाँ। मदरसा छोड़ अब है अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण 29 में। अल्पसंख्यक के वर्गों के हितों के संरक्षण, इसमें जो है ना, भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर किसी प्रकार को प्रवेश से रोका नहीं जा सकता है। और कोई अल्पसंख्यक वर्ग अपना तरह से अपनी रूप से संचालन शैक्षणिक संस्था खोल सकता है, अनुच्छेद 30 में। कल हम लोग के रहेगा इसके बाद। लेकिन अनुच्छेद 30 में जो है अल्पसंख्यक अपना खोल कर करें, उसको राज्य सरकार फंड नहीं दे सकती। अनुदान देने के लिए कोई भेदभाव नहीं करेगी। चलिए फिजिक्स में था दाब से। दाब बराबर बल क्या होता है? दाब कैसे मात्रक? पास्कल या वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है बार। कहीं देखे थे, ठीक ना? बार नहीं सर, वायुमंडलीय दाब बोलेगा तब बार होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है ऐसे, अन्यथा पास्कल। बताइए पारे के कितने सेंटीमीटर लंबे कॉलम को 0 डिग्री सेल्सियस से 45 अक्षांश पर समुद्र तल पर लगाया जाता है? 76 सेंटीमीटर या 760 mm। मिलीमीटर में बोलेगा तो 1760 और सेंटीमीटर पूछेगा तो 76। एक बार बराबर कितना 10 के पावर 5 न्यूटन पर मीटर। हाँ, एक बराबर कितना? 10 के पावर 5। ये बार क्या है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक है। अगर वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण बताइएगा, पहाड़ों पर क्या होता है? खाना बनाने में कठिनाई होती है, वायुयान में बैठे फाउंटेन पेन की स्याही से रिस जाती है, नाक से ब्लड आ जाता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है। अच्छा भाई, दाबे से तो कुकड़ों में खाना प्रेशर अधिक होना जाता है वहाँ पे। 130-125 ऊपर दाब है कुकर वाला। वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। बैरोमीटर से एसआई मात्रक पूछेगा तब बार। हम मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। बैरोमीटर में किसका प्रयोग करते हैं? पारा का। बैरोमीटर का पठ्यांक अचानक गिर जाएगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो वर्षा, धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो मौसम साफ। पास्कल ने क्या नियम दिया था? 3 गो ना, 2 गो। पास्कल का प्रथम नियम क्या कहता है? सुन लीजिए। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दबाव क्या होगा? समान रूप से रखेगा। मानिए एक बोतल में पानी रखे हैं तो उसका प्रत्येक पानी का बिंदु जो है दीवार पर बराबर दबाव डालेगा। दूसरा कहता है पास्कल के द्वितीय नियम है, किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर आरोपित बल द्रव द्वारा सभी दिशाओं में समान रूप से संचालित करेगा। छेद भी कर दीजिएगा ना तो क्या होगा? पनिया उतना ही दूर जाएगा। मगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? मगर ये में तो गलत बताता है। एगो बात बताइए, जैसे प्रेशर बोतलवा में नीचे छेद करते हैं तो दूर ले पानी आ जाता है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है, दाब बढ़ जाता है, दबाव गहराई बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है। HDG वाला हाँ, फॉर्मूला लगा HDG पर जब लगता है
ताकि जिससे गहराई बढ़ते जाएगा प्रेशर बढ़ते जाएगा। डीजी है डिप्लोमा दिले है कंडीशन के साथ ना हाँ। गुरुत्वाकर्षण को नगण्य माना जाए तब मैं बोले है दोनों बोले क्षेत्र का है तो गुरुत्वाकर्षण लगा ही ना साथ न लगता तो वो प्रेशर लगभे नहीं करेगा। तब वही ना है। तो के गो नियम हुआ 2 गो। अब इसके कुछ सिद्धांत है, कौन कौन कार्य करता है इस पर यंत्र। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल का नियम, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट, ये तीनों किस पर? पास्कल के नियम पर। गलनांक और कथनांक पर दाब का प्रभाव। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाता है? बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ेगा तो गलनांक भी बढ़ेगा। जैसे मोम और घी, मोम और जिन पदार्थों का आयतन घटता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी, जैसे विस्मित, ढलवा, लोहा, बर्फ, ये सब किसका है? आयतन घटता है। सभी द्रवों के कथनांक पर दाब बढ़ाने पर क्या होता है? दाब बढ़ाएंगे तो कथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर में क्या होता है? दाब बढ़ता था ना, प्रति बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ेगा तो दाब बढ़ जाता है। अब आते प्लवन। प्लवन का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने। किसने दिया था? क्या बोले थे ये उत्प्लावता के बारे में? कि कोई डूबी हुई आयतन एवं द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आयतन और डूबी हुई के घनत्व पर निर्भर करता है। जिसका घनत्व कम रहता है ऊपर रहेगा, जो इसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे रहेगा। तबे दिमाग ऊपर रखा गया। जब किसी वस्तु की द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी या आभासी होती है। भार में यह आभासी कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। कौन सा सिद्धांत? आर्किमिडीज का सिद्धांत। पूछता है परिभाषा दे देगा इतना का कौन सा सिद्धांत है, तो कौन है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। हाँ, पनडुब्बी, जलयान आदि जो है किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। कौन कौन है? मैनोमीटर, देखिए कौन कौन काम करता है। सरल वायु दाब मापी, 14 का वायु दाब मापी, फिर है अल्टीमीटर, जिसको हिंदी में दिला हुआ तुंगता मापी, तुंगता मापी, तुंगता मापी, इंग्लिश में अल्टीमीटर। ये सभी किस सिद्धांत पर काम करता है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। आपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? हाइड्रो। आपेक्षिक घनत्व हाइड्रो। आपेक्षिक आर्द्रता हाइग्रोमीटर। कितना पानी, कोई बर्फ अगर तैर रहा है तो कितना भाग ऊपर रहता है? 1/, और नीचे 9/। बर्फ पानी में तैर अति गिलास में है, पिघलेगा तो उसका अति में स्तर में क्या होगा? कोई परिवर्तन। अंडा इसे तैर रहा है, ऐसे डूब गया, उसमें नमक मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? तैरने लगता है। क्या होगा? घनत्व उसका अंडे के घनत्व कम हो जाता है। नमक जाने से अंडे का घनत्व क्या जाता है? कम हो जाएगा। पानी का घनत्व बढ़ जाता है, अंडा का घनत्व तो सेम के सेम रहता है। पानी का पानी घनत्व का बढ़ घनत्व जाता बढ़ जाता है, है, अंडा का घनत्व सेम रहता है। अंडा के बढ़ेगा तो डूब जाएगा। अंडवा हल्का हो जाता है, ऊपर आ जाता है। चलिए, दूध की शुद्धता मापी, की शुद्धता किससे मापी जाती है? लैक्टोमीटर। कहाँ तक था? दे याद है वह? याद है। कहाँ तक है? शांता तक है। चलो, पृष्ठ तनाव के तहत बताइएगा कितने तरह के बल कार्य करते हैं? पृष्ठीय तनाव 2 गो, ससंजक और एक ही प्रकार के अणुओं में लगने वाले बल को ससंजक, और अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच जैसे बोर्ड पे हम लिखते हैं चौक से था असंजक, अलग ना, तब ना चिपकता है। नहीं चिपकेगा तो समझिए को अब 2 पानी के बूंद मिल रहा है तब बोलिएगा ससंजक, और जो नहीं मिल रहा है वो पृष्ठ तनाव कैसा है मात्रक? पृष्ठीय तनाव का होता है, बता रहे हैं सरफेस होता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर, अगर ऑप्शन में न रहे तब एक बार होता है जूल प्रति मीटर स्क्वायर। जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ये चीज होता है, कोई फॉर्मूला है वो शीट करता है। ब्लॉटिंग पेपर स्याही सोख लेता है किस सिद्धांत, किसके तहत? नहीं, केशिकत्व के कारण। लालटेन में बत्ती में तेल चढ़ता है, पेड़ पौधे के तरह का जल का पहुंचता है, कृत्रिम उपग्रह के अंदर जो केश नली में जल को खड़ा किया जाने लगता है,
वर्षा के मिट्टी को जोड़ते हैं तो पानी प्रत्येक अथी में प्रवेश कर जाता है कण में, वही कैपिलरी टूट जाता है, वो जो केस नली होता है टूट जाता है, पानी आसानी से मिल जाता है सब में। अच्छा, गरम सूप हमें स्वादिष्ट लगता है किसके कारण? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। हाँ, फैल जाता है। फैल जाता है जीवा पर। सूप ना पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण क्या होता है? हला जाता है। तैरने लगती है। साबुन डिटर्जेंट जल का पृष्ठ तनाव क्या कर देता है? कम कर देता है और मेल गहराई में पहुंच जाता है और आसानी से साफ हो जाता है। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है कि गरम सूप क्या होता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और जी में पूरी तरह से फैल जाता है। साबुन के बुलबुले के आवेशित करने पर उसकी त्रिज्या बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। आवेश देंगे ना तो फैलेगा। याद रखिएगा कि बाहर से आवेश देंगे तो उसकी मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। त्रिज्या की मात्रा बढ़ जाएगी। श्यानता, श्यानता कैसा है मात्रा? पॉइजनली। छोटा पॉइजनली है ना, बड़ा तो पॉइजन है। चलिए, श्यानता तक द्रव की गति किससे मापी जाती है? द्रवों का प्रवाह के वेंचुरी मीटर से। बर्नौली प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है? सीमांत जो ऊपर से गिरता है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर। बर्नौली की प्रमेय किस सिद्धांत पर काम करता है? छाता ही सब में जो नीचे से थी उत्पन्न तो वही बर्नौली पढ़ने पर ना। बर्नौली वो अथिया छतवा का तिरवा उड़ जाता है, इस गेंद स्विंग करता है, वो बर्नौली के सिद्धांत है। प्रत्यास्था कल हम लोग का है। सरल आवर्त गलती हम लोग को पढ़ लेना है। तरंग पढ़ लेना है। ध्वनि तरंग, ध्वनि खत्म कर देना है। ध्वनि तक ध्वनि पूरा खत्म। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, चले दीजिए, करेंगे 10 दिन में तो खत्म हो जाएगा। 10 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। पहुँच गए हैं। आवर्त सारणी निकालिए। ये देखिए वो पेज है, 8-10 को पेज है। नैका लुसंडा में बहुत बढ़ा दिया है। हाँ, यही में नैका कला, संस्कृति, पर्यावरण हम लिए पढ़ा शनिचरवे के दिन लिए चलिए। भी गए था। येहू में एक्स्ट्रा जोड़ल है। हाँ, इसमें साइंस में और प्लस अथी में ढेर जोड़ले है। वीडियो ने कल एकड़ो में जोड़ ले 15-30 पे जा कर दिली है। कोची है इस पीढ़िया में। हां, पुरानका जो नहीं पूछाता है ओकरा में इनमें आप जोड़ले है। हाँ, नया फिर बढ़ा दिया। फिर बढ़ाया, हां बढ़ाया है 32 या 30 फिर ले जाके फेंक दिए। ले जाके फेंक दिए। कहिया ले आला है? अब जहिया लिए कितने दिन लेला हो गया? कलम न चलावल हो तो हम फेर देबू अपना नाम। ना कलम तो पता ना कलम चलावल होगा। कलम चलाए अभी तो याद नहीं है कि चलावल है। चलावल है। कलम न चला रहा है तो हम फेर देबू। ना चल ना चला, हम खुद नहीं फेरेंगे, नहीं ठीक लगता है। हमने एक और किताब 20 दिन पढ़ के फेर लिया होगा अभी। पता है आदर्श गैस का समीकरण बताइए। पीवी बराबर NRT। बताइएगा 1 मोल में कितना आयतन? 22.4 लीटर। 22 पॉइंट और कितने अणु होते हैं? तो 6.022 10 के पावर 23। 6.022 गुने 10 के पावर। थोड़ा धीरे ताकि सब लोग सुने। करता है एकदम हाई से तेज से। तो थोड़ा ब्रेक लगा के चलिए। मेंडलीव किस देश के थे? मेंडलीव डच। रूस के थे। मेंडलीव कहाँ के थे? तो सबसे पहले आवर्त सारणी के बारे में तत्वों को सजाने के लिए किसने बताया था सबसे पहले? नहीं सर, सबसे पहले डेवो राइनर। कौन सा नियम? त्रिक नियम। कौन सा? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। फिर था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एगो आउट था 3 गो में, एगो आउट था कैल्शियम, अस्ट्रांशियम, बैरियम, अस्ट्रांशियम। ये 3 गो 9 अथी तत्व नहीं याद रखना है त्रिक नियम में। इसके बाद कौन आए? न्यूलैंड। कौन सा नियम दिए? अष्टक नियम। अष्टक नियम में इस समय के वो ज्ञात था तत्व 56 गो। इनका अंतिम तत्व कहाँ कौन था? थोरियम। थोरियम कैल्शियम तक मान था। हाँ, अष्टक नियम कहाँ तक माने था? कैल्शियम तक। मगर अंतिम तत्व था थोरियम। इसके बाद आते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। कौन? आवर्त, सॉरी मेंडलीव, नहीं मेंडलीव। अति पीरियोडिक टेबल का जनक है मेंडलीव। ये कब देते हैं? 1969 में। 1900 प्रकाशित कब होता है? 3 साल बाद। तो आवर्त सारणी कब प्रकाशित होता है? 1972 में। जर्मन पत्रिका। इनके समय कितने ज्ञात था तत्व? 63 गो। इनका अंतिम तत्व क्या था? यूरेनियम। क्या नाम था? यूरेनियम। इनके समय आवर्त की संख्या 7 गो और वर्ग की संख्या 9 गो। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक मोसले। ये कब दिए थे नियम?
1813 में कहा 1913 1913 इनके समय ज्ञात तत्व तो खैर अलग है। 118 वो अभी वर्तमान में है। कितने इनके वर्ग की संख्या 18 गो, आवर्त 7 गो। अब आते हैं इनके समय कुछ दिल है। डेब्राइनर वाला हो गया, न्यूलैंड वाला तो ही गया। थोड़ा सा स्पीड डाउन रखो। ढेर कुछ ज़्यादा सोचो पहले तब आंसर दो। नहीं तो वहाँ पे एग्जाम में दिक्कत हो। पहले हम ये होता था एकदम स्पीड में बोले के फिर में रहते। अच्छा बताइएगा, अब बाएं तरफ पीरियोडिक टेबल में कौन सी है? धातु। दाएं तरफ अधातु। पहला वर्ग को क्या कहते हैं? क्षार धातु। दूसरा को क्षारीय मृदा धातु। 16 को क्या कहते हैं? चेल्कोजेन। 16 को क्या बोलते हैं? चेल्कोजेन। 17 को क्या बोलते हैं? हैलोजन। 17 को क्या बोलते हैं? 18 वर्ग को क्या बोलते हैं? अक्रिय बोलिए, शून्य गैस बोलिए, निष्क्रिय गैस बोलिए, सब यही में आता है। बोलेगा कि अब सिक्का धातु किसको? बोरोन ना में तो न हुआ, हमारा जो याद है वही है। 12 के तो बोरोन परिवार कहा जाए। हाँ 12 के बोरोन परिवार कहा जाता है। 20 से बोरोन में है, 13 में बोरोन है, 13 में बोरोन है। ठीक होती 12 में सिक्का धातु। जिंक ना सिक्का धातु तो ई में होती हो, ई वाला होते इससे सोना अथिया वाला है, वाला 11 वाला है, 11 वाला कॉपर के, सिल्वर हो गया, सोना। हाँ सोना वाला के सिक्का धातु। सिक्का बनता है। बताइएगा, बाएं से दाएं पर जाने पर विद्युत धनात्मकता बाएं से दाएं घटते, क्योंकि धातु से किधर जा रहे हैं हम लोग? अधातु की ओर। तो धातुई गुण क्या हो जाएगा? कम जाएगा। और ऊपर से नीचे आएंगे तो धातुई गुण बढ़ जाएगा। अब बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होगा? घटेगा। बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटती है, परमाणु का आकार घटती है। अब आता है आयनन ऊर्जा। बाएं से दाएं जाने पर जिसका होता है आयनन ऊर्जा अधातुओं का ज़्यादा होता है तो क्या होगा? बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? अधातुओं का क्या होता है? आयनन ऊर्जा घटती है। नहीं, धातु वाला कम होता है और अधातु के, तो हम किधर से जा रहे हैं? धातु से अधातु की ओर, तो आयनन क्षमता बढ़ेगा। विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्योंकि धातु होता है धनात्मक और अधातु होता है ऋणात्मक। तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा। बाएं से जाएंगे दाएं तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन प्रतिनिधि बोलते हैं, मतलब रिएक्शन करने का गुण। तो कौन कर रिएक्शन करने की क्षमता? नहीं, बढ़ेगा। खींचे की क्षमता अधातु के पास ज़्यादा ना होता है, वो लेवे की क्षमता ज़्यादा है, पास है, देवे की क्षमता नहीं है। तो जो लेगा वो कुछ हो जाता है, निगेटिव कहलाता है। जो लेने वाले को निगेटिव और देने वाले को पॉजिटिव कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन प्रति वाला भी कौन हो जाएगा? बाएं से दाएं जाएंगे तो बढ़ेगा। बताइए कि धातु में अपवाद में कौन है? बेरियम पारा। धातु के तरफ अपवाद में कौन है? ब्रोमीन है। हाइड्रोजन। धातु के ग्रुप में कौन सी है? आवारा तत्व कहते हैं। गैस ना, आवारा तत्व। आवारा, हाँ हाइड्रोजन को। आवारा कण किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को। आवारा कण किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन को। गैस की संख्या गैस कहो जी क्यों? गैस 11 गो ठोस, 10 एगो द्रव, सब मिला के 22 गो होता है ना। तो 10 गो ठोस, 11 गो गैस, एगो द्रव। लेंथेनाइट बताइए कहाँ से कहाँ तक? 30 से 51, 51 से 71, 78 से 100 कुछ, 58 से 71 देना चाहिए था, यहाँ पे 57 से 71 दिले हैं। लेंथेनाइड 58 से 71 और एक्टेनाइड 90 से 103 होना चाहिए था। 89 देता है। 89 हाँ वही दिले हैं यहाँ पे, 89 दिले हैं, मगर बीटीबीसी वाला में देता है वो सही देता है। 90 से 103 ये नीचे ना है दोनों, ये वाला के को रहता है 14 दूनी 28, दोनों में 14 14 को।
लेंथेनाइड एक्टिनाइड। वर्तमान में तत्वों की संख्या 118। 118 में कितने दुर्लभ तत्व हैं? 94। दुर्लभ तत्व 17 गो। 17 गो। दुर्लभ तत्व 17 गो। धातु 94। सब मिला के आयनन विभव, सब जोड़ ले, वो नहीं था पहले का में। आयनन विभव किसे कहते हैं? जिसको आयनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा जो तत्व के गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन को निकालकर बाहर करने के लिए आवश्यकता, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जो ऊर्जा खर्च होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आयनन विभव कहते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन जैसे बाउंड बना दो इलेक्ट्रॉन बाउंड कहते हैं, बाहर कक्षा में जो बचा रहता है, बाहर नहीं जा देता है। बाहर अपनी कक्षा से किसी को बाहर नहीं जा देता है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता। बताइए किस वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता सर्वाधिक होती है? 16 का। वर्ग 7 के ए। वर्ग 7 के ए। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला क्लोरीन। विद्युत ऋणात्मक तत्व है फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन में बड़ा करवा देते हैं दोनों। कौन वाला? सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला फ्लोरीन। हाँ क्लोरीन। क्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व बोलेगा तो फ्लोरीन। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। रासायनिक बंधन से लेके हम लोग को ऑक्सीकरण, अवकरण, अम्ल खत्म, अम्ल तक। उसके बाद फिर विलयन। हाँ अम्ल में है क्या? कोशिका तो हम ही खुद नहीं पढ़े थे, हमारे दिमाग अभी नहीं काम करेगा। ना पढ़ला पर जो ना अथी बढ़ जाता है, परत एगो बढ़ जाता है। परत बैठ गया है। हाँ अब ओकरा परत हटाए पड़ेगा, आइए भुला गए हैं। चलिए बताइएगा जीव द्रव का नामकरण? पुरकिंजे। कब? 39। वो तो कोशिका सिद्धांत दिया गया 1838-39 में स्लाइडिनस सोयान को द्वारा। जीव द्रव किसे कहते हैं? कोशिका के अंदर पूरा द्रव केंद्रक द्रव। ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के सम्मिलित रूप को जीव द्रव को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कहीं पूछता है प्रोटोप्लाज्म। बोल देगा कि प्रोटोप्लाज्म किसका मिश्रण है, हिंदी में न करता वो ढूंढवा था। लिपिड। हाँ नहीं, केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के मिश्रण को प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। हाँ साइटो मतलब हो गया कोशिका और न्यूक्लियक मतलब हो गया केंद्रक। तो केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के सम्मिलित रूप को कहते हैं जीव द्रव या प्रोटोप्लाज्म। केंद्रक द्रव तो केंद्र के अंदर हो गया, कोशिका झिल्ली के अंदर जो है पाया जाता हो गया। जीव द्रव का कितना प्रतिशत भाग जीव द्रव का कितना % भाग होता है पानी? 90%। 99%। कितना? ना 99 नहीं, 80% होता है। जीव द्रव का कितना % पानी होता है? 80%। और ये जो जीव द्रव में जो 100% में 99% 4 गो तत्व मिलकर बना होता है। जीव द्रव है ना उसमें 99% 4 गो तत्व है। कौन कौन? ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 2.5%। तो प्रोटीन का अनिवार्य तत्व कौन होता है? नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा। तो प्रोटीन का अनिवार्य तत्व है नाइट्रोजन। जीव द्रव में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिक का अनुपात कितना होता है? 81-19। ठीक है, 81:19। अकार्बनिक है ज़्यादा, अकार्बनिक है किसने कहा था? किस सिद्धांत के तहत? कि कार्बन के यौगिक बाहर नहीं बनाया जा सकता। बर्जिलियस। ठीक है, बर्जिलियस। कौन सिद्धांत के तहत? जीव शक्ति सिद्धांत। जैव संरक्षण। वही जैव ना, जीव शक्ति, वही जैव शक्ति या शक्ति का सिद्धांत है। बताना जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लेवेनहॉक। मृत कोशिका किसने खोज किया था? रॉबर्ट हुक। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी। कोशिका शब्द का सबसे पहला प्रयोग रॉबर्ट हुक 1600। कोशिका के विभाजन सबसे पहले किसने देखा? बिरचो या बिरचाओ। कोशिका का विभाजन सबसे पहले किसने देखा? बिरचो या बिरचो कहा जाता है। सबसे छोटी कोशिका
माइकोप्लाज्मा गैलेक्टिकमा कहा जाता है। इसे याद रखिए, माइकोप्लाज्मा में चला जाता है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका था। सबसे बड़ी कोशिका कोशिका सिद्धांत कब और किसने दिया? 1838-39 में। कोशिका सिद्धांत के मुख्य बातें के गो हैं? 3 गो। कौची? तो सभी जीव कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। सभी जो है कोशिका से बने होते हैं। सभी कोशिकाएं पहले से बना जो कोशिका होता है उसी से बनता है। जो पहले से मौजूद कोशिका है ना, उसी से बनता है उसका शरीर। तीसरा है कि कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता, मतलब कोशिका का मास्टर किसे कहते हैं? और केंद्रक के संचालन के कारण ही सब चीज कोशिका नियंत्रण होता है। कोशिका कितने प्रकार के? कोशिका संख्या के आधार बोलेगा तो 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और अगर संख्या नहीं डालेगा तो होगा 2 प्रकार के, प्रोकैरियोटिक और तो हम लोग कौन में आते हैं? यूकैरियोट में आते हैं। बताइएगा कि प्रोकैरियोटिक में क्या नहीं, कौन सा प्रोटीन नहीं पाया जाता? हिस्टोन नहीं पाया जाता है। हिस्टोन एक प्रोटीन है जो नहीं पाया जाता, जिसके कारण इनमें क्रोमेटिन नहीं बनता है। केवल डीएनए या गुणसूत्र के रूप में पड़ा रहता है। इसमें केवल डीएनए पाया जाता है। किसमें? प्रोकैरियोटिक में। हम लोग में दोनों होता है, डीएनए और आरएनए दोनों। अब प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल बताइए 1-2 गो। जीवाणु, विषाणु, नीलहरित साइनोबैक्टीरिया, ये सब क्या है? जितना भी कोशिकीय जीव हैं सब किस में? प्रोकैरियोटिक में। और जितने बहुकोशिकीय वो है किस में? यूकैरियोटिक में। अब बताइए कि हम लोग में जो होता है क्रोमेटिन किसका बना होता है? केंद्र किसका बना होता है? डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का। उसमें तो ही नहीं था हिस्टोन प्रोटीन, मगर में डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी है। कोशिका के कितने भाग होते हैं? 7 की 8 गो ना हो? 6, 7, 8, 11 गो, 11 गो भाग होता है। चलिए, कोशिका भित्ति किस पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। इसका काम बताइए। जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जीवाणु कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकोन का, पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकोन, याद रखना, पेप्टिडोग्लाइकोन। और उसका पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की। सेलुलोज कौन कार्बोहाइड्रेट है? 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट है ना, तो कौन? मोनो, डाई या पॉली? पॉली है। सेलुलोज बोले, काइटिन बोले, स्टार्च बोले या ग्लाइकोजेन बोले, ये सब पॉली कार्बोहाइड्रेट है। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है बताइएगा? लिपिड की। किसका बना होता है? लिपिड का। में नया सब जोड़ ले है कि ढेर जोड़ दिया हूँ मैं। तरकाय की खोज, ठीक है, बोवेरी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रोसोम। इंडोप्लाज्मिक कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? स्मूथ है वो, ठीक है, ACR एगो RER। स्मूथ हो गया एगो, मतलब खुरदरा इंडोप्लाज्मिक, एगो चिकना। तो चिकना पे क्या मिलता है? तैलीय पदार्थ जितना भी है, वसा वाला जितना भी है, कार्बोहाइड्रेट सब कहाँ मिलेगा? चिकना पे, स्मूथ पे। और प्रोटीन कहाँ मिलता है? रुखरा पे। तो कोशिका का सबसे छोटा अंग राइबोसोम। कोशिका का सबसे छोटा अंग और कोशिका का सबसे बड़ा अंग प्लास्टिड। कोशिका का प्लास्टिड सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा अंग है सर। प्लास्टिड लवक है, लवक है। राइबोसोम की खोज, राइबोसोम का ही क्या है? डी दोगे ना? पैलेट, राइबोसोम के पैलेट। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। राइबो बताइए कि केंद्रक में कितने प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? अम्ल 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए और
आरएनए में कितने प्रकार के आरएनए पाया जाता है? रहने में 3 गुना सीधा से यूकैरियोटिक में कितने प्रकार के पाया जाता है? ठीक है, 70 है 80 पाया जाता है और 70 भी। तो किसके कौन कौन 70 रखता है? 70 उसकी रखता है यूकैरियोटिक नहीं सर, हम लोग में भी 2 पाया रखता है। माइटोकॉन्ड्रिया तो अपने दूसरा खिलाए वाला अपना 80 बना के देता है, मगर वो अपने बनाना रहता है ना, वो 70 रखता है। 70 तो इसीलिए कहा जाता है प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक की कोशिका किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। एक वाव कोई है, ध्यान नहीं आ रहा है, वाव कोई है, क्योंकि सबको तो बांट देता है 80, मगर अपना बना वाला जब उसको जरूरत पड़ता है ना, अब जो काम करेगा भूख नहीं लगेगा, तो ओकरो बना वाला अपना खुद देगा। 17 ये राइबोसोम है। हाँ, इसे राइबोसोम है जो प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। तो 80 इस प्रकार का हम लोग में पाया जाता है, 80 इस प्रकार का, और 70 पाया जाता है आपका एक कोशिकीय में। हाँ, तो माइटोकॉन्ड्रिया दोनों रखता है, सबको बना के देता है 80, और खुद को जब जरूरत पड़ता है ना तो 70 इससे उसको जरूरत आता है। एस का फुल फॉर्म होता है स्वेडबर्ग्स इकाई कहलाता है, इसको स्वेडबर्ग्स इकाई। बताइए कि स्तनिक में रुधिर कणिका में राइबोसोम पाया जाता है? ईआर नहीं पाया जाता, न केंद्रक पाया जाता है हम लोग में आरबीसी में, न ईआर पाया जाएगा और न ही राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज है डी मैन है कुछ अल्टमैन। कौन है? अल्टमैन। इसका नामकरण बायोब्लास्ट था, इसको किया था सी बेंडा ने नामकरण किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण सी बायोब्लास्ट कहा जाता था पहले, अब उसको बाद में कर दिया गया कुछ माइटोकॉन्ड्रिया, मगर नामकरण कौन किया था? सी बेंडा। खोज बोलेगा तो अल्टमैन, खोज बोलेगा तो अल्टमैन, नामकरण बोलेगा तो सी बेंडा। पहले नाम था बायोब्लास्ट, हिंदी में अभी कहते कुछ बताइए माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्र कणिका। पावर ऑफ द हाउस ऑफ द सेल इसको तो कहा जाता है, ऊर्जा बनाता है इसलिए कहा जाता है। कौन से क्रिया द्वारा ये ऊर्जा बनाता है? केब्स चक्र। कौन सा? तो बताइए कि हमारी कोशिका में संपूर्ण श्वसन कितने चरण में पूरा होता है? 2। हाँ ठीक है, जैसे ऑक्सी और अनऑक्सी। ऑक्सी क्रिया कहाँ होती है? ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। हाँ, तो कहाँ पे हमारे कोशिका नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे? अनऑक्सी क्रिया होती है आपका कोशिका द्रव में। तो बोले श्वसन की पहली चरण कहाँ संपन्न होती है? सबसे पहले कोशिका में हिलेगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, सबसे पहले हिलेगा तो कोशिका द्रव में जाएगा। कोशिका मिलेगा पहले, तो पहली चरण कहाँ पूर्ण होती है? तो कोशिका द्रव में। और अंतिम चरण कहाँ पूर्ण होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसलिए उसको होते हैं अनऑक्सी। और जब यहाँ पे ग्लूकोज टूटता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ग्लाइकोसिस। क्या कहते हैं? तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया कहाँ होती है? नहीं, कोशिका द्रव में। और वहाँ केब्स चक्र की प्रक्रिया होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया में के गो एटीपी बनता है? 4 गो। के गो? हाँ नहीं, एटीपी तो आपको चल गया क्षार में बता दे रहे हैं आप, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। 4 गो एटीपी। ये 4 गो में से 2 गो खर्च होता है किसको? ग्लूकोज को तोड़ने में, पायरुवेट में बदलने में। अब वो 2 गो पायरुवेट कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। और वहाँ 1 गो पायरुवेट 18 गो एटीपी बनाएगा। क्या बनाएगा? तो 2 गो है तो 18 दूनी 36। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या गो बन गया? 36 गो। और 2 गो यहाँ बचल था इधर, तो कुल कोशिका में क्या गो? 38। आई 38 को एटीपी मिलके कितना अणु बनाएगा ग्लूकोज का? 1 गो अणु। ग्लूकोज का 1 गो अणु। 38 एटीपी नहीं, वो 38 एटीपी मिल के ग्लूकोज अणु बनाता है। हम जो खाते हैं ना उसका यूज हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, वो जाएगा कोशिका में, और कोशिका में फिर वहाँ पे टूटेगा और टूट के एटीपी बनेगा, और फिर एटीपी से फिर बनेगा ग्लूकोज, वो जाके हमारा एनर्जी के रूप में कार्य करता है। डायरेक्टली जो पीते हैं वो नहीं हमको आता है, कोशिका के पास जाके वहाँ पे फिर अति होता है। चलो फिर कल पूछबो, ये एसपीडी भी है। हाँ, एसपीडी आते हैं, कहे ढेर हो गया लंबा ज़्यादा, इसमें थोड़ा सा। हाँ, एसपीडी स्टार्ट हो गया। 8 पेज था ना? पेज है, बताइएगा। हाँ हाँ बताइएगा, पहला बार पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था पृथ्वी को बचाने के लिए? 72 में, 1972। ठीक है, 1972। कौन सम्मेलन कहते हैं उसको? ठीक है,
पीटरबर्ग आता है आवेदी स्टॉकहोल्म सम्मेलन पहली बार। 1972 में कौन सा परियोजना शुरू होता है? 1972 में ही था लायन प्रोजेक्ट। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। 1972 में लायन प्रोजेक्ट, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। इसी 1973 से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है 5 जून को। हाँ 73। हाँ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 2000 वो तो प्रथम पृथ्वी से, हाँ ठीक है 87 में 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब है? 1987। कहाँ हुआ था? कनाडा। कनाडा एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहीं पे हुआ था। किससे संबंधित है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? पर्यावरण ओजोन संरक्षण से। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर 1987 को ही हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसीलिए ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर। ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है? डॉप्सन इकाई से। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस का क्या है? 16 अक्टूबर लगता है कि विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर है। ठीक है। अब आते हैं ओजोन को पहुंचाने वाले कौन है कारक? CFC जो हाँ एक कारक है जो कहाँ से? फ्रिज, AC, कूलर से निकलता है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो, ब्राजील का शहर है, सबसे बड़ा शहर है ब्राजील का। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। क्वेटो सम्मेलन कब हुआ था? 1997। क्वेटो सम्मेलन ये कौन चीज से संबंधित है? क्वेटो सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस से। ग्रीन हाउस गैस की खोज किसने किया था? जोसेफ फोरियर। जोसेफ ग्रीन हाउस गैस की खोज जोसेफ फोरियर। के प्रकार के ग्रीन हाउस गैस? 6 प्रकार के। सबसे मुख्य कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में न रहे तब जल वाष्प सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। सबसे ज्यादा कौन? जल वाष्प। उसके बाद है CO2, उसके बाद मीथेन। 3 वो काफी है। क्योटो सम्मेलन हो गया। इसी को CO2 के बढ़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? 14 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान। ग्रीन हाउस गैस हो गया, सर्वाधिक हो गया कौन कौन? जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। जोसेफ फोरियर कब किया था? तो 1824 में खोज हुआ था। ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना कब दिया गया था? 1824। और 1824 में ही पहली बार सीमेंट की खोज भी हुआ था। जोसेफ स्पेडिन द्वारा किया गया था पहली बार सीमेंट की खोज। दिल्ली आयोग की 1924 में ना? हाँ 1924 में ही। 1926 में फिर उसका प्रशासनिक सेवा का गठन किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण कब लागू किया गया था? 2008 है लग रहा है। 1986। पर्यावरण संरक्षण ने 1986। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। पर्यावरण दिवस नहीं, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। आधा बोला है, ठीक है 5 जून के। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर। 26 नवंबर को दूध दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय दूध दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। बताइए पर्यावरण संरक्षण के लिए जो काम करने वाली एजेंसी है उसे क्या कहते हैं हम लोग? भारत में विश्व में ग्रीन पीस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन पीस। बताइए राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र भारत में कहाँ है? दिल्ली में नीरी कहाँ है? नागपुर। कहाँ पे? नागपुर। राष्ट्रीय वन नीति पहली बार कब लाया गया था आज़ादी के बाद? जिसे KM मुंशी जनक थे। परिवार कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1952 में। परिवार कार्यक्रम की शुरुआत 1952। पहला राष्ट्रीय वन नीति भी 1952। दूसरा राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। दूसरा राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय जल नीति कब घोषित किया गया? 2002। राष्ट्रीय जल नीति 2002 ना पढ़ रहा है? सर नहीं ध्यान ना पढ़िएगा तो कोई फायदा नहीं, पूछे से हम लोग नहीं फायदा लगेगा। नहीं पढ़ के कोई फायदा नहीं है। पढ़ के आइए, डाल लीजिए, वो मंजूर है। ग्रुपों में डाल दीजिएगा हाँ फोटो। ठीक ना, व्हाट्सएप पर बंद कीजिए ताकि नहीं पढ़ के आइएगा, हम लोग पूछे में नहीं माना लगेगा।